वेलकम बैक टू कैपिट्यूड्स कैपिटल ऑफ लर्निंग। आज हम लोग जून मंथ का करंट अफेयर्स जो है वो डिस्कस करने वाले हैं। आज का जो सेशन होने वाला है हमारा पार्ट बी होने वाला है। आई होप आप सभी ने पार्ट ए देख लिया होगा, जिसमें हम लोगों ने टॉप 50 प्लस इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को डिस्कस किया था। जो सेशन था वो हमारा काफ़ी ज़्यादा लेंदी हुआ था, इसलिए हम लोगों ने इस सेशन का पार्ट 2 लाया है। एंड पार्ट 2 में हम लोग इंपॉर्टेंट बुलेट न्यूज़ को डिस्कस करेंगे, जिसमें हम लोग कैटेगरी वाइज इंपॉर्टेंट न्यूज़ को कवर अप करेंगे। ओके, सो आज का जो सेशन है आपकी होने वाली अपकमिंग एग्जामिनेशन, एसबीआई, आईबीपीएस आरआरबी पीओ क्लर्क, आईबीपीएस पीओ क्लर्क, आरबीआई का ग्रेड भी आ चुका है। एंड सारे एग्जामिनेशन जिसमें करंट अफेयर्स, बैंकिंग अवेयरनेस पूछा जाता है, उन सभी एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। सो सेशन कंप्लीट देखना है, कहीं पे भी स्किप नहीं करना है। और एक और चीज़ आपको फिर से कहना चाहूँगी, अगर आपने पार्ट ए नहीं देखा होगा तो पार्ट ए ज़रूर जाकर देखिएगा, बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट सेशन, जिसमें इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज विद लॉट्स ऑफ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के साथ उसमें हम लोगों ने डेटा आप लोगों के साथ शेयर किया है। वो सेशन भी आपको उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना ये है। सो दोनों सेशन अगर आप देखोगे तो आपका कॉम्प्रिहेंसिव प्रिपरेशन होगा, कंप्लीट प्रिपरेशन होगा जून मंथ का। तो दोनों सेशन कहीं पे भी स्किप नहीं करना है, दोनों सेशन कंप्लीट देखना है। ओके, सो गाइस स्टार्ट करते हैं सेशन को। स्टार्ट करने से पहले आप सभी को एक चीज़ कहना चाहूँगी, अगर आप ये जो सेशन हम लोग जून मंथ का प्रिपेयर कर रहे हैं, इसका अगर मंथली ई बुक आप लोगों को प्रोवाइड किया जाता है, तो ये मंथली ई बुक अगर आपको चाहिए, ये मंथली ई बुक को अगर आपको एक्सेस करना है तो आपको कैपिट्यूड्स के एप्लीकेशन से ई बुक के सेक्शन में जाके इस बुक को क्या करना है, ज्वाइन करना है। ठीक है, आपको कुछ नहीं करना है। कैपिट्यूड्स का अगर आपके पास एप्लीकेशन है तो आप सभी को पता होगा कि ई बुक के सेक्शन में आपको जो भी सेशन प्रोवाइड किए जाते हैं करंट अफेयर्स की, सारी ई बुक जो है वो प्रोवाइड की जाती है। ओके, सो एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए एंड ई बुक के सेक्शन से आप इस ई बुक को एक्सेस कर सकते हो, जिसमें पार्ट ए एंड पार्ट बी, मतलब जो टॉप एमसीक्यूज एंड बुलेट न्यूज सारी कवर्ड है। ये जो हम लोगों ने बुक बनाई है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ई बुक है एज पर रिविजन पर्पस, क्योंकि बिफोर एग्जामिनेशन अगर आपको रिविजन करना है तो आप लोगों के लिए कॉम्प्रिहेंसिवली सारा डेटा जो है इसमें प्रोवाइड किया गया है एंड बहुत ही सिस्टमैटिक वे में दिया गया है, सो दैट आप इजीली याद कर सको। ओके, सो इस बुक को आपको रिवीजन के लिए जो है एनरोल करना है एंड अपना जो है वो रिवीजन करना है। ओके, अभी स्टार्ट करते हैं सेशन को और देखते हैं जून मंथ की इंपॉर्टेंट बुलेट न्यूज़ को। सो हम कैटेगरी वाइज पढ़ते हैं, तो सबसे पहला जो हमारा कैटेगरी रहेगा विच इज़ नेशनल एंड इंटरनेशनल न्यूज़। सो आज का सबसे पहला कैटेगरी होगा नेशनल एंड इंटरनेशनल न्यूज़। सबसे पहले न्यूज़ देखते हैं, बायोप्लास्टिक प्लांट टू बी सेटअप इन यूपी लखीमपुर खेरी डिस्ट्रिक्ट। यहाँ पे क्या बात की जा रही है, बायोप्लास्टिक पार्क की बात की जा रही है, जो कि सेटअप किया जाएगा यूपी में लखीमपुर खेरी डिस्ट्रिक्ट में। ओके, द योगी आदित्यनाथ गवर्नमेंट इन उत्तर प्रदेश इज एस्टैब्लिशिंग अ बायोप्लास्टिक पार्क इन खुम्बी विलेज, गोला गोखरनाथ तहसील, लखीमपुर खेरी डिस्ट्रिक्ट एट ₹2000 करोड़ रुपीज़। सो इसके लिए जो अमाउंट लगाया जाएगा विच इज़ 2000 करोड़ रुपीज़। एंड ये जो पार्क एस्टैब्लिश होगा, बायोप्लास्टिक पार्क, ये कुंभी विलेज लखीमपुर डिस्ट्रिक्ट में एस्टैब्लिश होगा। ओके, नेक्स्ट वन इज सेंट्रल रेलवे इंस्टॉल फर्स्ट एवर फ्लोटिंग सोलर प्लांट। सेंट्रल रेलवे जो है वो अपना पहला फर्स्ट एवर फ्लोटिंग सोलर प्लांट को इंस्टॉल करेगी। ओके, द सेंट्रल रेलवे हैज़ इंस्टॉल्ड अ फ्लोटिंग सोलर प्लांट ऑफ 10 मेगावाट कैपेसिटी इन द इगतपुरी लेक लोकेटेड इन द वेस्टर्न घाट, अ फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड इनिशिएटिव बाय द इंडियन रेलवे। सो इंडियन रेलवे ने अपना पहला जो फर्स्ट फ्लोटिंग सोलर प्लांट जो है वो 10 मेगावाट कैपेसिटी का इगतपुरी लेक में जो है इंस्टॉल किया है। ओके, सो ये आपको ध्यान में रखना है, ये जो इनिशिएटिव है फ्लोटिंग सोलर प्लांट इनिशिएटिव, ये ऐसा पहला इनिशिएटिव जो है वो इंडियन रेलवे द्वारा लिया गया है। ओके, नेक्स्ट वन, यूक्रेन लॉन्चेस वर्ल्ड्स फर्स्ट अनमैन्ड सिस्टम फोर्सेस। यूक्रेन ने वर्ल्ड का पहला अनमैन्ड सिस्टम फोर्सेस जो है वो लॉन्च किया है। द कमांड एम्स टू कोऑर्डिनेट द डिप्लॉयमेंट ऑफ एयर, सी एंड ग्राउंड अनमैन्ड एंड रोबोटिक सिस्टम। ओके, अनमैन्ड मतलब ही ये रोबोटिक सिस्टम इसमें वर्क करने वाला है। सो यूक्रेन ने क्या लॉन्च किया है, वर्ल्ड का पहला अनमैन्ड सिस्टम फोर्सेस जो है उन्होंने लॉन्च किया है। ओके, next one is Google has announced the release of mobile application of its AI chatbot Gemini in India. So Google ने क्या किया है, मोबाइल एप्लीकेशन जो है AI chatbot Gemini के साथ जो है इंडिया में लॉन्च किया है। यूजर इन इंडिया कैन एक्सेस द Gemini एप्लीकेशन इन इंग्लिश एंड 9 अदर इंडियन लैंग्वेजेस। तो ये जो Gemini एप्लीकेशन है इसका एक्सेस इंडियंस इंग्लिश एंड 9 अदर इंडियन लैंग्वेजेस में कर सकते हैं। नेक्स्ट इज UGC अलाउ इंडियन यूनिवर्सिटी टू ऑफर एडमिशन ट्वाइस अ ईयर। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन जो है इसने इंडियन यूनिवर्सिटीज़ को ऑफर दिया है कि वो एक साल में अभी 2 बार एडमिशन्स करवा सकते हैं। यूजुअली जो है इंडियन यूनिवर्सिटीज़ में एक साल में एक ही एडमिशन होता है, बट अब 2 एडमिशन्स वो लोग कर सकते हैं, ये यूजीसी ने अलाउ किया है। इंडियन यूनिवर्सिटीज़ एंड द हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन विल नाउ बी
allowed to offer admissions twice a year on lines of foreign universities. The two admission cycle will be July, August and January, February from the 24-25 academic sessions. So यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, जैसे कि फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ में होता है साल में 2 एडमिशन्स की जाती है, उसी को ध्यान में रखते हुए उन्हीं के लाइंस पे इन्होंने जो है ये एक न्यू चीज़ जो है वो लॉन्च की है फॉर द इंडियन यूनिवर्सिटीज़ एंड द हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस, कि अभी 2 सेशंस होने वाले हैं, 2 एडमिशन साइकिल्स होंगे, एक जुलाई अगस्त साइकिल एंड एक जनवरी फरवरी साइकिल। और ये जो स्टार्ट होगा, ये जो सेशन स्टार्ट किए जा रहे हैं 24-25 के एकेडमिक सेशन से ये फैसिलिटीज़ जो है प्रोवाइड की जाएगी, ओके, जिसके तहत एडमिशंस जो है वो ट्वाइस अ ईयर कर सकते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट वन इज अमित शाह इनॉग्रेट्स फास्ट ट्रैक इमिग्रेशन ट्रस्टेड ट्रैवलर प्रोग्राम एट दिल्ली एयरपोर्ट। अमित शाह ने रिसेंटली इनॉग्रेट किया है फास्ट ट्रैक इमिग्रेशन ट्रस्टेड ट्रैवलर प्रोग्राम, कहाँ पे, दिल्ली एयरपोर्ट पे किया है, ओके। दिस इनिशिएटिव एम्स टू रिवॉल्यूशनाइज द ट्रैवल एक्सपीरियंस फॉर द इंडियन नेशनल्स एंड द ओवरसीज सिटीजन्स ऑफ द इंडिया कार्ड होल्डर्स बाय मेकिंग इट ईजियर, फास्टर एंड मोर सिक्योर, ओके। सो ये जो फास्ट ट्रैक इमिग्रेशन जो सिस्टम लॉन्च किया गया, ये दिल्ली एयरपोर्ट पे लॉन्च किया गया। अमित शाह जो है इन्होंने इसे इनॉग्रेट किया है। इससे जो है एक रिवॉल्यूशन लाने का इनका उद्देश्य है इंडियन नेशनल्स के लिए एंड ओवरसीज सिटीजन्स के लिए, जिससे जो प्रोसेस होगी वो फास्टर होगी, ईजी होगी, मोर कन्वीनियंट होगी, मोर सिक्योर होगी, ओके। Next is MP government approves the establishment of 1 PM College of Excellence in all district of state. मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने क्या किया है, 1 PM कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस जो है वो उस स्टेट की सारी डिस्ट्रिक्ट में इस्टेब्लिश कर रहा है। सो MP में टोटल 55 डिस्ट्रिक्ट्स है और सारे के सारे डिस्ट्रिक्ट्स में जो है 1 PM कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस जो है वो इस्टेब्लिश किया जाएगा। उसका अप्रूवल जो है मध्य प्रदेश गवर्नमेंट को मिल गया है, ओके। द सेंटर ऑफ भारतीय ज्ञान परंपरा विल बी ओपन इन एवरी PM कॉलेज of excellence, okay. Next is Indian Army open Khalubar War Memorial to tourist in Ladakh. So Indian Army ने open किया Khalubar War Memorial टूरिस्ट के लिए लद्दाख में। In Ladakh as a tribute to the heroes of the Kargil War, the Indian Army has opened the Khalubar War Memorial to the tourist, okay. So जो भी कारगिल वॉर के हीरोज थे उनको ट्रिब्यूट देते हुए लद्दाख में ये जो है एक खालूबार वॉर मेमोरियल जो है वो टूरिस्ट के लिए ओपन किया गया। कहाँ पे ओपन किया गया ये आपको पूछा जा सकता है। सो ये लद्दाख में ओपन किया गया। सो नेक्स्ट वन इज इंडियाज फर्स्ट पायलट प्रोजेक्ट फॉर अंडरग्राउंड कोल गैसिफिकेशन इन झारखंड कास्ता कोल ब्लॉक इन जामतारा डिस्ट्रिक्ट। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, इंडिया का पहला पायलट प्रोजेक्ट जो है अंडरग्राउंड कोल गैसिफिकेशन, ये झारखंड के कास्ता कोल ब्लॉक जामतारा डिस्ट्रिक्ट में लॉन्च किया गया। वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान में रखना है ये, क्योंकि ये इंडिया का फर्स्ट पायलट प्रोजेक्ट है अंडरग्राउंड कोल गैसिफिकेशन। इसे ध्यान में रखना रहेगा कि कहाँ पे इसे लॉन्च किया गया, तो झारखंड के जामतारा डिस्ट्रिक्ट में इसे लॉन्च किया गया। इसका उद्देश्य यही है कि जो कोल इंडस्ट्री है उसको क्या करना है, ट्रांसफॉर्म करना है, रादर देन एक्सट्रैक्टिंग द कोल, उस कोल को जो है वैल्यूएबल गैस में कन्वर्ट करना, लाइक मीथेन, हाइड्रोजन एंड कार्बन मोनोऑक्साइड, ओके। नेक्स्ट वन, टाटा सन्स टू बिल्ड 650 करोड़ म्यूजियम ऑफ टेम्पल्स इन अयोध्या। टाटा सन्स क्या कर रहा है, 650 करोड़ का म्यूजियम ऑफ टेम्पल्स जो है वो अयोध्या में बिल्डअप करने वाला है, ओके। एंड एडिशनली वो 100 करोड़ रुपीस और भी अलोकेट कर रहा है अयोध्या के डेवलपमेंट के लिए। एंड हेलीकॉप्टर सर्विसेज जो है वो भी स्टार्ट की जाएगी इन लखनऊ, प्रयागराज एंड कपिल वस्तु, ओके। नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं न्यूज़ को। नेक्स्ट वन इज द हेमिस फेस्टिवल, अ वाइब्रेंट सेलिब्रेशन ऑफ तिब्बतन बुद्धिज्म टेक्स प्लेस एनुअली इन लद्दाख, इंडिया। सो यहाँ पे क्वेश्चन जो बनेगा आपका ऐसा बनेगा कि हेमिस फेस्टिवल कौन से स्टेट में मनाया जाता है, दैट इज इन लद्दाख, ये आपको ध्यान में रखना है। सो रिसेंटली ये फेस्टिवल जो है मनाया गया। नेक्स्ट इज टर्की रिमूव फ्रॉम मनी लॉन्ड्रिंग ग्रे लिस्ट। तो टर्की जो है उसे मनी लॉन्ड्रिंग ग्रे लिस्ट से जो है रिमूव कर दिया गया। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज मेड अ कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ $11,69,746 फॉर हिंदी @UN प्रोजेक्ट टू एक्सपांड द यूज ऑफ हिंदी इन यूनाइटेड नेशंस। सो यहाँ पे क्या बोला जाए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया है, जो अमाउंट दिया गया है उसका कॉन्ट्रीब्यूशन किया है फॉर द हिंदी @यूनाइटेड नेशंस प्रोजेक्ट के लिए, जिसका उद्देश्य यही है कि यूनाइटेड नेशंस में हिंदी का यूज़ जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा हो। तो उसी के एफर्ट्स करने के, मतलब वही हिंदी का यूसेज बढ़ाने के लिए यूनाइटेड नेशंस में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इतना पैसा जो है कंट्रीब्यूट किया है हिंदी @UN प्रोजेक्ट के लिए। $11,69,746 रुपीज़ कंट्रीब्यूट किया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, ओके।
नेक्स्ट वन, गवर्नमेंट एम्प्लॉइज टू रिसीव एक्सटेंडेड मैटर्निटी एंड चाइल्ड केयर लीव फॉर द सेरोगेसी। यहाँ पे क्या बोला गया है कि गवर्नमेंट एम्प्लॉइज जो है उनका जो चाइल्ड केयर लीव जो होता था उसका जो मैटर्निटी लीव है उसको एक्सटेंड कर दिया गया है। ओके, गवर्नमेंट एम्प्लॉइज इन्वॉल्व इन सेरोगेसी विल रिसीव एक्सटेंडेड मैटर्निटी लीव ऑफ 180 days फॉर कमीशनिंग मदर्स एंड 15 days ऑफ पैटर्निटी लीव फॉर द कमीशनिंग फादर्स। तो मदर्स जो होगी उनको 180 दिन मतलब ही 6 महीने का जो है मैटर्निटी लीव मिलेगा। एट दी सेम टाइम 15 डेज का मैटर्निटी लीव जो है वो फादर्स को दिया जाएगा। ओके, ये आपको ध्यान में रखना रहेगा। नेक्स्ट इज द सेंटर हैज इंट्रोड्यूस्ड अ स्ट्रिंजेंट एंटी पेपर लीक law amid controversies surrounding the NEET and the UGC NET exams. The law, which came into force on June 21st, 2024, imposes several penalties including 10 years of imprisonment and fine of ₹1 crore to curb malpractices in the competitive examinations. यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि जो सेंट्रली कुछ इम्पॉर्टेंट रेस्ट्रिक्शंस जो है वो लाए गए रिसेंटली, जो NEET एंड UGC NET का एग्जामिनेशन हुआ उसी को देखकर कुछ रूल्स जो है, कुछ लॉज जो है वो इम्पोज किए जा रहे हैं, उसके ऊपर कुछ पेनाल्टीज़ जो है वो लगाई जाने वाली है। तो ऐसा कहा जा रहा है कि अब आने वाली कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में कुछ भी माल प्रैक्टिसेस होती है तो 10 ईयर्स का जो है वो इम्प्रिजनमेंट दिया जाएगा एंड एट दी सेम टाइम 1 करोड़ रुपीज़ का फाइन जो है वो पर्टिकुलर एंटिटी को जो भी इंसान करता है उसे पे करना रहेगा। तो ये कुछ रेस्ट्रिक्शंस जो है वो लगाए जा रहे हैं, ये आपको ध्यान में रखना रहेगा। नेक्स्ट इज हु रिकॉग्नाइजेस थर्ड इंडियन इंस्टीट्यूट फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन रिसर्च। WHO ने जो है रिकॉग्नाइज किया है थर्ड इंडियन इंस्टीट्यूट फॉर द ट्रेडिशनल मेडिसिन रिसर्च। द WHO हैज डेजिग्नेटेड नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन मेडिकल हेरिटेज इन हैदराबाद अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ आयुष एज अ WHO कोलैबोरेटिंग सेंटर फॉर द ट्रेडिशनल मेडिसिन रिसर्च। सो ये जो तीसरा इंडियन इंस्टीट्यूट जो है रिकॉग्नाइज किया गया है WHO द्वारा फॉर द ट्रेडिशनल मेडिसिन रिसर्च, ये कहाँ पर किया गया है? इसको डेजिग्नेट किया गया है NIIMH हैदराबाद में। ओके, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन मेडिकल हेरिटेज इन हैदराबाद जो है इसे जो है इंट्रोड्यूस किया गया है। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वन इज राज्यसभा चेयरपर्सन एंड वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनकर इनॉग्रेटेड प्रेरणा सथल इंस्पिरेशन साइट विद द पार्लियामेंट हाउस कॉम्प्लेक्स। सो ये प्रेरणा सथल जो है जिसे इंस्पिरेशन साइट कहा जा रहा है, ये पार्लियामेंट हाउस कॉम्प्लेक्स में इसे इनॉग्रेट किया गया है हमारे वाइस प्रेसिडेंट एंड राज्यसभा के जो चेयरपर्सन है जगदीप धनकर द्वारा। देन नेक्स्ट इज पंजाब पुलिस ने लॉन्च किया है मिशन निश्चय। ओके, पंजाब पुलिस इन association with the BSF, Border Security Force and the Village Defence Committees will carry out a 1-week drive against the drug in Fazila district. Okay, so ये जो मिशन निश्चय है ये एक प्रकार का ड्रग्स के अगेंस्ट एक 1 वीक का ड्राइव जो है ये इन्होंने लॉन्च किया है फाजिलका डिस्ट्रिक्ट में। ओके, सो ये पंजाब पुलिस द्वारा इस मिशन को लॉन्च किया गया है, BSF एंड विलेज डिफेंस कमिटीज़ के साथ मिलकर जो है इसे लॉन्च किया गया। ओके, नेक्स्ट इज नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो लॉन्चेस NCRB संकलन ऑफ क्रिमिनल लॉज एप्लीकेशन। सो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि नेशनल क्रिमिनल रिकॉर्ड ब्यूरो जो है इन्होंने एक मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया है जिसका नाम है NCRB संकलन ऑफ क्रिमिनल लॉज। ओके, जिसके तहत जो भी न्यू क्रिमिनल लॉज है उसको एक ही जगह पे बहुत अच्छी तरीके से उन क्रिमिनल लॉज के बारे में इंफॉर्मेशन वहाँ पे प्रोवाइड की जाएंगी। और ये जो न्यू क्रिमिनल लॉज अभी आए हैं ये 1 जुलाई से क्या रहेंगे, इफेक्टिवली वर्क करेंगे। ओके, वो क्रिमिनल लॉज कौन से है जो कि मैंने आपको प्रीवियस सेशन में हम लोगों ने जून का करंट अफेयर का ऑलरेडी एक सेशन जो है मैंने आप लोग सभी के साथ डिस्कस किया है पार्ट 1, जैसे कि आपको मैंने स्टार्टिंग में ही कहा है वो सेशन भी आपको ज़रूर जाकर देखना है। वो सेशन जस्ट बिकॉज 2 आवर्स का हो गया था, काफ़ी लेंथी हो गया था, इसलिए हम लोगों ने इसका सेकेंड पार्ट बनाया है। अदरवाइज आप सभी को पता है कि जो सेशंस मैं आपको प्रोवाइड करती हूँ उसमें क्वेश्चंस एंड बुलेट न्यूज़ कंबाइन पढ़ाई जाती है, करेक्ट। सो वहीं पे हम लोगों ने जो न्यू 3 क्रिमिनल लॉज आए हैं वो किसके बिहाफ पे उन्हें न्यूली लॉन्च किया गया है, सो वो सारी चीज़ें हम लोगों ने प्रीवियस सेशन में ऑलरेडी डिस्कस किया है। तो ये जो यहाँ पे इस एप्लीकेशन की बात की जा रही है NCRB संकलन ऑफ क्रिमिनल लॉ एप्लीकेशन, इस एप्लीकेशन में उसी लॉज के बारे में कॉम्प्रिहेंसिव डेटा जो है वो प्रोवाइड किया गया है। ओके, नेक्स्ट इज आसाम CM इनॉग्रेट्स 2.5 मेगावाट ऑफ जनता भवन सोलर प्रोजेक्ट। सो आसाम के जो चीफ मिनिस्टर उन्होंने इनॉग्रेट किया है 2.5 मेगावाट का जनता भवन सोलर प्रोजेक्ट को। मोदी जी इनॉग्रेटेड न्यू कैंपस ऑफ नालंदा यूनिवर्सिटी एट राजगीर। ओके,
सो मोदी जी ने नया कैंपस जो है नालंदा यूनिवर्सिटी का राजगीर में जो है इनॉग्रेट किया। नेक्स्ट इज कैबिनेट अप्रूव 76,000 करोड़ रुपीस ऑल वेदर वृंदावन पोर्ट इन महाराष्ट्र। सो कैबिनेट ने अप्रूव किया है 76,000 करोड़ रुपीस का, जो कि महाराष्ट्र के लिए अप्रूवल जो है कैबिनेट ने दिया है। ओके, ये वृंदावन पोर्ट के लिए अप्रूवल जो है मिला है महाराष्ट्र को। नेक्स्ट इज कर्नाटका के गवर्नर जो है इन्होंने इनॉग्रेट किया नेशनल योगा ओलंपियाड 2024 इन मैसूरू। ओके, नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट वन इज नोकिया CEO पेका लनमार्क made a phone call using a new technology called immersive audio and video that improves the quality of call with a 3D sound, making interaction more lifelike। अब यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि जो नोकिया के CEO है, इन्होंने क्या किया है, एक न्यू टेक्नोलॉजी को लॉन्च किया है जिसका नाम कहा जा रहा है इमर्सिव ऑडियो एंड वीडियो। इसका जो इफेक्ट है वो कुछ इस तरह होने वाला है कि जब भी हम लोग फ़ोन पे बात करेंगे, ये जो टेक्नोलॉजी लाई गई है, ये टेक्नोलॉजी ये ऐसी है कि फ़ोन पे अगर बात किया जाए तो ये फीलिंग आएगा कि वो इंसान 1 to 1 हमारे सामने ही है, ऐसा फीलिंग आएगा कि वो हमारे सामने हमारे से बात कर रहा है, मतलब कि 3D साउंड जो है वो रिफ्लेक्ट होगा थ्रू दिस न्यू टेक्नोलॉजी। ठीक है, सो करंट स्मार्टफोन कॉल्स आर मोनोफोनिक। अभी जो हमारे फ़ोन कॉल्स होते हैं वो मोनोफोनिक होते हैं, विच कंप्राइजेज ऑडियो एलिमेंट टुगेदर एंड साउंड फ्लैटर एंड लेस डिटेल, बट द न्यू टेक्नोलॉजी विल ब्रिंग अ 3D ऑडियो वेयर अ कॉलर विल हियर एवरीथिंग एज इफ दे वर देयर विद द अदर पर्सन। जैसे कि मैंने बताया आपको कि जो 3D ऑडियो रहेगा वो इस तरीके का आपको फील करवाएगा कि वो पर्टिकुलर इंसान जो है वो आपके सामने है। ओके, एंड जो करंट जो स्मार्टफोन कॉल्स होते हैं दैट इज मोनोफोनिक। ओके, सो ये आपको ध्यान में रखना है, किसके द्वारा लॉन्च किया गया है ये भी ध्यान में रखना है, इस टेक्नोलॉजी को क्या कहा जा रहा है ये ध्यान में रखना है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इमर्सिव ऑडियो एंड वीडियो। ओके, नेक्स्ट इज राजस्थान गवर्नमेंट टू इन्वेस्ट 100 करोड़ फॉर द महाराणा प्रताप टूरिस्ट सर्किट। सो राजस्थान गवर्नमेंट 100 करोड़ रुपीज़ जो है वो इन्वेस्ट करिए फॉर द महाराणा प्रताप टूरिस्ट सर्किट। द स्टेट गवर्नमेंट विल डेवलप द महाराणा प्रताप टूरिस्ट सर्किट विद एन इन्वेस्टमेंट ऑफ ₹100 करोड़। दिस अनाउंसमेंट वॉज मेड ड्यूरिंग द इनॉग्रेशन ऑफ महाराणा प्रताप जयंती सेलिब्रेशन इन उदयपुर, where the 484th birthday of legendary Maharana Pratap of Mewar was celebrated on 9th of June 2024 according to the Hindu calendar. Under the project, the Rajasthan Tourism Development Corporation will develop a museums, basic amenities for the tourists and improve the overall connectivity to these places. So यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, वेरी सिंपल, ये जो टूरिस्ट सर्किट है महाराणा प्रताप, इसको क्या किया जा रहा है, 100 करोड़ रुपए लगा के और भी ज़्यादा बेटर किया जा रहा है। तो इस प्रोजेक्ट में और भी जो म्यूजियम्स है उसे डेवलप किया जाएगा, जो बेसिक एमिनिटीज़ टूरिस्ट के लिए जो वो बढ़ाई जाएगी, और जो ओवरऑल कनेक्टिविटी है इस प्लेसेस के लिए वो भी इम्प्रूव की जाएगी। और ये जो अनाउंसमेंट की गई है, ये अनाउंसमेंट जो महाराणा प्रताप जयंती थी, उनका जो सेलिब्रेशन हुआ उदयपुर में 484th बर्थ एनिवर्सरी थी, उस दौरान जो है ये अनाउंसमेंट की गई है। Next is Pakistan, Somalia, Denmark, Greece and Panama were elected as a non-permanent member of UN Security Council for the 2-year term beginning 2025। तो 2025 से आने वाले 2 सालों के लिए नॉन परमानेंट मेंबर जो है उसमें ऐड हुए हैं पाकिस्तान, सोमालिया, डेनमार्क, ग्रीस एंड पनामा। ओके, नेक्स्ट इज इंडिया लॉन्चेस बायोफार्मास्यूटिकल अलायंस विद द US, जापान एंड साउथ कोरिया। सो बायोफार्मास्यूटिकल अलायंस इंडिया ने जो है वो अलायंस जो है वो लॉन्च किया है, किसके साथ मिलकर, तो US, जापान एंड साउथ कोरिया के साथ मिलकर। नेक्स्ट इज पोर्टुगल टू यूज अ गोल्डन वीजा स्कीम टू हेल्प द माइग्रेंट्स। ये मैंने ऑलरेडी आप लोगों को इन द फॉर्म ऑफ क्वेश्चन बताया था, एंड इस स्कीम का भी नाम मैंने आपको बताया था, गोल्डन वीजा स्कीम। आई होप आप सभी को पता होगा, दैट इज सॉलिडेटरी वीजा। ओके, अगर आप नहीं सेशन देखा होगा तो ज़रूर जाके देखिए, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेशन है, काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कवरअप किया है, काफ़ी सारा इन्फॉर्मेटिव डेटा भी हम लोगों ने डिस्कस किया है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशन। सो डू वॉच दिस सेशन एंड आफ्टर दिस सेशन आपको ये सेशन भी कंप्लीट पूरा देखना है। ओके, नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट इज विप्रो लॉन्चेस लैब 45 AI प्लेटफॉर्म टू बूस्ट इफिशिएंसी अक्रॉस बीज फंक्शन। सो विप्रो ने लैब 45 AI प्लेटफॉर्म को क्या किया है, लॉन्च किया है, जिससे इफिशिएंसी को और भी ज़्यादा बूस्टअप किया जाएगा अक्रॉस द बीज फंक्शंस। नेक्स्ट इज मध्य प्रदेश CM मोहन यादव हैज इनॉग्रेटेड द इंट्रा स्टेट एयर फैसिलिटी PM श्री टूरिज्म एयर सर्विस। तो मध्य प्रदेश की जो चीफ मिनिस्टर है मोहन यादव, इन्होंने इनॉग्रेट किया एक इंट्रा स्टेट एयर सर्विस फैसिलिटी PM श्री टूरिज्म एयर सर्विस। द सर्विस इज ऑपरेटेड बाय द मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड विद 2 एयरक्राफ्ट विल कनेक्ट 8 cities across the state: भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर, खजुराहो, उज्जैन, रेवा एंड सिंगरौली। ओके, सो ये जो सर्विसेज है ये मध्य प्रदेश का टूरिज्म बोर्ड जो है वो ऑपरेट करेगा विद 2 एयरक्राफ्ट, जो कि 8 cities को कनेक्ट करेगा, एंड 8 cities के नाम मैंने यहाँ पे मेंशन किए हैं। सो मोहन यादव जो है मध्य प्रदेश
प्रदेश के चीफ मिनिस्टर, उनके द्वारा इंट्रा स्टेट मतलब कि स्टेट के अंदर ही एयर सर्विस फैसिलिटीज जो है वो प्रोवाइड की जा रही है। ओके, नेक्स्ट इज ओरेकल टू सपोर्ट द ट्रेनिंग ऑफ 2 लाख स्टूडेंट्स इन इंडिया। सो ओरेकल क्या कर रहा है, 2 लाख स्टूडेंट्स को ट्रेनिंग देकर सपोर्ट कर रहा है इंडिया में। सो ओरेकल हैज टीम अप विद द तमिलनाडु स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन टू एनहांस IT स्किल अमंग द स्टेट ऑफ youth through the NAN Mudhalwan program. This initiative aims to provide training and certification in cutting edge technologies like cloud computing, data science, AI, ML and blockchain, offering employment link opportunity to cover 2 lakh students. तो very simple, Oracle simply क्या कर रहा है, 2 लाख स्टूडेंट्स को जो है ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहा है, और वो ट्रेनिंग में कौन सी टेक्नोलॉजीज पढ़ा रहा है, तो आप ये देख सकते हो क्लाउड कंप्यूटिंग, डेटा साइंस, AI, ML, ब्लॉकचेन, ये सारी जो भी रिसेंटली टेक्नोलॉजीज़ है वो टेक्नोलॉजीज़ जो है वो पढ़ाई जाएंगी ओवर द 2 लाख स्टूडेंट्स को। और वो ये पढ़ाने के लिए किसके साथ टीम अप कर रहा है, तो तमिलनाडु स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के साथ टीम अप करके वो IT स्किल्स जो है वो और भी ज़्यादा एनहांस कर रहा है इन दी स्टेट्स यूथ। ठीक है, थ्रू दी विच प्रोग्राम अगर आपको पूछा जाए तो दैट इज नान मुंदलवन प्रोग्राम। ओके, so next point is India is the world's second largest source of nitrous oxide, a greenhouse that heats up the atmosphere for more than कार्बन डाइऑक्साइड। सो ऐसा रिकॉर्ड में पता चला है कि इंडिया जो है वहाँ पे वर्ल्ड का सेकेंड लार्जेस्ट सोर्स ऑफ नाइट्रस ऑक्साइड जो है वो प्रोड्यूस कर रहा है। ये जो नाइट्रस ऑक्साइड होता है ये कार्बन डाइऑक्साइड से ज़्यादा हीटअप करता है। सो वर्ल्ड का सेकेंड लार्जेस्ट सोर्स जो बना है दैट इज इंडिया इन टर्म्स ऑफ नाइट्रस ऑक्साइड फॉर्मेशन। ओके, सो नियरली 11% ऑफ सच ग्लोबल मैन-मेड इमिशन इन 2020 वेर फ्रॉम इंडिया, टॉप्ड बाय चाइना एट 16%. ओके, next is the Directorate General of Civil Aviation has issued an advisory circle titled Gender Equality in Civil Aviation Sector, aim at increasing women's presentation in aviation to 25% by 2025. देखिए यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, जो DGCA इन्होंने एक इशू किया है एक एडवाइजरी सर्कल जिसको टाइटल किया गया है एज अ जेंडर इक्वालिटी इन अ सिविल एविएशन सेक्टर। सो इसी के लिए वो लोग क्या कर रहे हैं, जो विमेन का जो रिप्रेजेंटेशन है इन द एविएशन सेक्टर वो इंक्रीज कर रहे हैं बाई दी 25%, और बाई 2025 ये 25% से बढ़ा दिया जाएगा। ओके, सो ये ध्यान में रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट। एविएशन सेक्टर में अगर आपको पूछा जाएगा कि वीमेन का रिप्रेजेंटेशन कितने से इंक्रीज किया जा रहा है, बाय 25% से इंक्रीज किया जाएगा बाय द ईयर 2025, ये भी ध्यान में रखना रहेगा। करेक्ट, नेक्स्ट न्यूज़ की ओर चलते हैं। नेक्स्ट इज National Stock Exchange launched new thematic index called Nifty EV and न्यू एज ऑटोमेटिव इंडेक्स। तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज जो है इन्होंने न्यू थीमेटिक इंडेक्स जो है वो लॉन्च किया है, निफ्टी ईवी एंड न्यू एज ऑटोमेटिव इंडेक्स। अगेन इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन भी हम लोगों ने पढ़ा था प्रीवियस सेशन में, जहाँ पे हम लोगों ने क्वेश्चन के फॉर्म में इस न्यूज़ को कवर अप करने का कोशिश किया था। अगर वो सेशन देखा होगा तो अगेन आप रिकॉल कर पा रहे होंगे। सो ये NSE ने लॉन्च किया है, जो कि ईवी और ऑटोमेटिव जो होता है उससे रिलेटेड इन्होंने जो है इंडेक्स लॉन्च किया है। ओके, नेक्स्ट इज IIT धारवाड़ हैज़ डेवलप एन इनोवेटिव फायर रेस्क्यू असिस्टेंट ड्रोन। सो IIT धारवाड़ जो है इन्होंने डेवलप किया है इनोवेटिव फायर रेस्क्यू असिस्टेंट ड्रोन को। तो अगर आपको पूछा गया है कि किस इंस्टीट्यूशन द्वारा इसे डेवलप किया जा रहा है या फिर किया गया है, दैट इज IIT धारवाड़। ओके, नेक्स्ट इज CBIC चेयरमैन संजय कुमार अग्रवाल इनॉग्रेट GST भवन एट रोहतक। तो एक GST भवन जो है वो इनॉग्रेट किया गया है, कहाँ पे इनॉग्रेट किया ये पूछा जा सकता है आपको, दैट इज इन रोहतक। और किसके द्वारा अगर किया गया पूछा जाएगा तो वो CBIC के जो चेयरमैन है संजय कुमार अग्रवाल, इनके द्वारा इनॉग्रेट किया गया। नेक्स्ट इज GRSE टू बिल्ड अ रिसर्च वेसल फॉर DRDO इन 500 करोड़ डील। जो GRSE जो है ये एक रिसर्च वेसल जो है इसे बिल्डअप करने वाला है फॉर द DRDO, एंड इसके लिए कितने का डील जो इन्होंने साइन किया, दैट इज 500 करोड़ रुपीज का डील साइन किया है। लास्ट न्यूज इज व्हाट 18th मुंबई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल विल बी हेल्ड टू बी हेल्ड फ्रॉम June 15 to 21। जून 15 से 21 के बीच में 18th सेशन का मुंबई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल जो है वो हुआ। ठीक है, ये जो फेस्टिवल हुआ ये कहाँ पर हुआ, मुंबई में हुआ, लेकिन इसका पैरेलली स्क्रीनिंग जो है वो दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई एंड पुणे में भी हुआ। ओके, यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि रिकॉर्ड फिल्म ऑफ सबमिशन ऑफ 118 फिल्म्स दिस ईयर फॉर द कॉम्पिटिशन सेक्शन। सो इस बार रिकॉर्ड ब्रेकिंग 1018 फिल्म्स को जो है सबमिट हुई थी। 102 फिल्म सिलेक्टेड बाय द 3 सिलेक्शन कमिटीज ऑफ द एमिनेंट फिल्म एक्सपर्ट फॉर द इंटरनेशनल 25 एंड द नेशनल 77 कंपटीशन सेक्शन। ओके, सो यहाँ पे बताया जा रहा है कि कितनी फिल्म्स आई है एंड उसमें से कितनी सिलेक्शन कमिटीज़ ने सिलेक्ट किया है। ओके,
Total 314 films in the MIFF programming these year from 59 countries across 61 languages. So total 314 फिल्म्स को MIFF में प्रोग्राम किया गया जो कि 59 कंट्रीज से बिलोंग करती है एंड अक्रॉस 61 लैंग्वेजेस को वो कवर अप करती है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये आपको ध्यान में रखना है कि इस साल फिल्म्स तो इतनी आई, कौन से कैटेगरीज से आई ये भी पता चला, लेकिन कितनी फिल्म्स जो है वो प्रोग्राम की गई, अगर पूछा गया 314 प्रोग्राम की गई जो कि 59 कंट्रीज से बिलोंग करती है एंड जिसमें 69 लैंग्वेजेस कवर अप होती है। नेक्स्ट जो 2 पॉइंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि MIFF में ओपनिंग फिल्म होती है एंड क्लोजिंग फिल्म होती है, सभी को पता होगा। तो ओपनिंग जो फिल्म थी दैट इज बिली एंड मॉली एंड ऑटो लव स्टोरी, ये ओपनिंग फिल्म थी जो कि स्क्रीन की गई मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, पुणे एंड चेन्नई। एंड क्लोजिंग फिल्म ऑफ फेस्टिवल इज द फिल्म दैट विंस द गोल्डन कोंच एंड विल बी शोकेस ऑन द 21st of June 2024। सो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि जो क्लोजिंग फिल्म होगी वो कौन सी होगी जिसे गोल्डन कोंच अवार्ड मिलेगा, ठीक है, वो शोकेस की जाएगी लास्ट डे जो रहेगा 21st of June, उस दिन शोकेस की जाएगी। सो यहाँ पे आपको एक बात पता कर रखनी है कि गोल्डन कोंच अवार्ड किसको मिला है, तो वो मिला है द गोल्डन थ्रेड। गोल्डन थ्रेड ये जो मूवी है इसको मिला है बेस्ट डॉक्यूमेंट्री के लिए, इसे गोल्डन कोंच अवार्ड जो है वो दिया गया। ये निष्ठा जैन जो है उसका ये मूवी था, ओके। सो इसे गोल्डन कोंच अवार्ड मिला, इसलिए अगर क्लोजिंग फिल्म आपको पूछी जाए तो वो रहेगी गोल्डन थ्रेड एंड ओपनिंग फिल्म अगर आपको पूछी गई तो बिली एंड मॉली एंड ऑटो लव स्टोरी ये रहेगी ओपनिंग फिल्म, ओके। सो इट इज ऑल अबाउट 18th मुंबई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल हुआ जो कि 15 जून से 21 जून के बीच में हुआ, जहाँ पे जो स्क्रीनिंग हुआ वो मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, पुणे, यहाँ सब जगह किया गया। ये आपको बेसिक जो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है मैंने आप सभी को बताया, ये आपको ध्यान में रखना रहेगा, ओके। सो यहाँ पे हमारा नेशनल एंड इंटरनेशनल न्यूज़ जो है वो कवर अप होता है। अभी हम लोग ये भी जो आने वाली न्यूज़ है ये भी अगेन रिलेटेड टू नेशनल न्यूज़ ही है, इंटरनेशनल न्यूज़ ही है, लेकिन यहाँ पे स्पेसिफिक है अबाउट इवेंट्स, मीटिंग, समिट जो कुछ होती है वो कहाँ पर उसके बारे में। सो हम लोग अभी इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस कर लेते हैं। सो फर्स्ट वन इज व्हाट, इंडिगो टू होस्ट इंटरनेशनल एयरपोर्ट ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन एंड एनुअल जनरल मीटिंग इन दिल्ली। सो इंडिगो होस्ट कर रहा है इंटरनेशनल एयरपोर्ट ट्रांसपोर्टेशन एसोसिएशन का जनरल मीटिंग कहाँ पे, दिल्ली में। पीएम मोदी पार्टिसिपेट इन द G7 आउटरीच समिट एट ओप्लिया, इटली, ओके। सो G7 का जो रिसेंटली समिट हुआ, ठीक है, इटली में, उसमें पार्टिसिपेट किया था मोदी जी ने। G7 कंसिस्ट ऑफ कैनेडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, UK एंड US एंड दिस विल बी द इंडियाज 11th पार्टिसिपेशन इन द G7 समिट एंड मोदीज 5th कॉन्जिक्यूटिव पार्टिसिपेशन एट द समिट। सो मोदी जी ने इसमें पार्टिसिपेट किया था कॉन्जिक्यूटिवली 5th टाइम उन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया है एंड इंडिया ने जो है 11th टाइम G7 के समिट में पार्टिसिपेट किया जो कि इटली में हुआ, ओके। नेक्स्ट इज 64th इंटरनेशनल शुगर ऑर्गेनाइजेशन काउंसिल मीटिंग जो है वो दिल्ली में हुआ। फर्स्ट इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन एशिया पैसिफिक समिट जो है वो कोची में कंक्लूड किया गया। नेक्स्ट इज फर्स्ट इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रॉस्पेरिटी क्लीन इकोनॉमी इन्वेस्टर फॉरम मीटिंग जो है वो सिंगापुर में हुआ। ब्रिक्स फॉरेन मिनिस्टर मीटिंग जो है वो रशियन सिटी ऑफ निजनी नोवगोरोड में हुआ, ओके। ब्रिक्स का जो फॉरेन मिनिस्टर मीटिंग हुआ वो रशिया में हुआ एंड द समिट ऑफ द पीस इन यूक्रेन वाज होस्टेड बाय स्विट्जरलैंड एट बर्जनस्टॉक ऑन 15th June and 16th June। श्री पवन कपूर सेक्रेटरी बेस्ड इन मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर रिप्रेजेंटेड इंडिया एट द समिट ऑन द पीस इन यूक्रेन हेल्ड ऑन 15th and 16th of June, ओके। सो यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है कि द समिट ऑन पीस इन यूक्रेन जो है वो होस्ट किया गया है स्विट्जरलैंड द्वारा। 15 और 16 जून को ये जो समिट है ये होस्ट हुआ है, ओके। सो इसमें जो है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर के जो सेक्रेटरी है वैसे पवन कपूर, इन्होंने इसमें इंडिया को रिप्रेजेंट किया है, ओके। नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट वन इज काठमांडू नेपाल विल होस्ट एन इंटरनेशनल टूरिज्म फेयर एम्ड एट प्रमोटिंग ग्लोबल टूरिज्म, सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड कल्चरल एक्सचेंज। कंट्रीज पार्टिसिपेटिंग इन द फेयर इंक्लूड्स नेपाल, इंडिया, कोरिया, ताइवान, सिंगापुर, द मालदीव्स, USA, नेदरलैंड, श्रीलंका, चाइना, थाईलैंड, दुबई, बांग्लादेश, वियतनाम, मलेशिया एंड भूटान। सो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि काठमांडू नेपाल जो है वो होस्ट करा इंटरनेशनल टूरिज्म फेयर को, जिसमें काफ़ी सारी कंट्रीज़ ने पार्टिसिपेट किया। वो कंट्रीज़ के नाम भी है, ये टूरिज्म को बढ़ाने के लिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए, कल्चरल एक्सचेंज के लिए इसको लॉन्च किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट इज पेरिस होस्ट द वर्ल्ड्स प्रीमियर डिफेंस एंड सिक्योरिटी एक्सपो यूरोसैट्री 2024। पेरिस होस्ट करेगा वर्ल्ड का प्रीमियर डिफेंस एंड सिक्योरिटी एक्सपो यूरोसैट्री 2024 को, ओके।
सो ये थी कुछ इंपॉर्टेंट मीटिंग्स, कुछ समिट, कुछ इवेंट्स हुए जो हम लोगों ने डिस्कस किए। एक बात ध्यान में रखना है, उसका जो लोकेशन होता है वो आपको अच्छी तरीके से ध्यान में होना चाहिए। अगर क्वेश्चन आता है तो इसी तरीके से मोस्टली पूछा जाता है, करेक्ट। सो अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले जैसे कि मैंने आप सभी को कहा कि रिसेंटली हम लोगों ने एक अफोर्डेबल मॉक टेस्ट पास जो है वो लॉन्च किया है। ये मॉक टेस्ट पास जो है ये ऐसी पास है, एकमात्र पास है जो कि आपका साल भर की होने वाली सारी एग्जामिनेशन की मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस करवाएगी। ओके, सो आप अनलिमिटेड प्रैक्टिस टेस्ट दे सकते हो फॉर एनी एग्जाम। जैसे कि मैंने कहा है कि ये टेस्ट पास को अगर आप एनरोल करते हो तो वहाँ पे एन नंबर ऑफ एग्जामिनेशन आपको दिख जाएगी। अगर आप कोई पर्टिकुलर एक्सेप्शनल एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हो जो कि वहाँ पे नहीं है तो आप हमें बता सकते हो। आप जो है मोबाइल नंबर यहाँ पे गिवन है या फिर हेल्प सेक्शन है, वहाँ पे आप पर्टिकुलर एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हो। इफ़ आपकी कोई नीड है, वैसे तो आपको जो भी इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन है वो सारी रहेगी। इसमें जो हमने एग्जामिनेशन कवर कराई है वो सारी स्टेट लेवल एग्जाम है, सेंट्रल लेवल एग्जाम है, बैंकिंग एग्जाम है, रेलवे एग्जाम है, जो भी पैन इंडिया एग्जाम कवर अप की जाती है वो सारी एग्जामिनेशन आपको सिर्फ और सिर्फ 39 रुपीज़ में। और ऐसा नहीं कि एक एग्जामिनेशन के लिए एक एग्जाम है, कोई एग्जामिनेशन के लिए 10 मॉक है तो कोई एग्जामिनेशन के लिए 15 मॉक है, कोई एग्जामिनेशन के लिए 20 मॉक्स भी है। सो ऐसा आप देख सकते हो कि एन नंबर ऑफ एग्जामिनेशन आपके प्रैक्टिस के लिए वहाँ पे जो है हम लोगों ने ऑलरेडी अपलोड कर दिए। सारी मॉक टेस्ट जो है वो अपलोडेड है, ऐसा नहीं कि मॉक जो है वो आएगी। ऑल दी मॉक्स आर ऑलरेडी अपलोडेड, तो आपको इस चीज़ की कोई फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। बट जैसे कि मैंने आपको कहा कि कोई आप पर्टिकुलर एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हो है ना, वो एग्जामिनेशन वहाँ पे कवर अप नहीं है, तो उसके लिए भी आप अपना जो है वो एक पॉइंट ऑफ व्यू रख सकते हो कि मैम हमें ये पर्टिकुलर एग्जामिनेशन की मॉक टेस्ट रिक्वायर्ड है, तो आपको उसी सब्सक्रिप्शन में, मतलब कि वही 39 रुपीज़ के सब्सक्रिप्शन में आपको एक और न्यू एग्जामिनेशन की मॉक टेस्ट भी एड ऑन कर दी जाएगी। बट उसके लिए आपको क्या करना है, फर्स्टली आपको हमें इन्फॉर्म करना है। आफ्टर इन्फॉर्म करने के बाद हम वो टीम से बात करके जल्द से जल्द पूरी कोशिश करेंगे कि आपकी जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी करें। ओके, सो ये पास को आपको एनरोल करने के लिए कैपिट्यूड्स के एप्लीकेशन को क्या करना है, सबसे पहले डाउनलोड करना है। एंड डाउनलोड करने के बाद आपको जो है टेस्ट पास, ये हमने अलग से ही एक टैब बना के रखा हुआ है, वो टैब पे अगर आप जाते हो तो इस टेस्ट पास को ज़रूर जाके एनरोल कीजिएगा। अगर आप कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो आपके लिए 39 रुपीज़ किसी स्टूडेंट के लिए आई डोंट थिंक सो मैटर करता है। सो ईच एंड एवरी इंडिविजुअल के पास ये टेस्ट पास होना चाहिए एंड ईच एंड एवरी इंडिविजुअल ने इस टेस्ट पास के दौरान जो है अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट कर देनी चाहिए और अपना मैक्सिमम जो है पैसा भी इसमें आपका बचेगा, आपका जो प्रैक्टिस है वो भी बढ़ जाएगा, करेक्ट। एंड इसमें नॉट ओनली ऐसा है कि आपको मॉक टेस्ट मिल रही है तो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी आपके कवर अप करवाए जा रहे हैं, फुल लेंथ मॉक टेस्ट आपको प्रोवाइड की जा रही है। ये जो मॉक है ऐसा ही नहीं कि सिर्फ आप फ़ोन पे देख सकते हो, तो आप टैबलेट पे दे सकते हो, आप लैपटॉप पे भी दे सकते हो, हर एक प्लेटफॉर्म पे आप इसे एक्सेस कर सकते हो। एंड ये जो मॉक टेस्ट है आपको बाइलिंगुअल दी जा रही है, मतलब आप हिंदी में भी दे सकते हो, आप इंग्लिश में भी दे सकते हो। तो 2 लैंग्वेजेस में हमने इनिशियली इसे लॉन्च किया है। ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को इसको एनरोल करके, मतलब ही इसका सब्सक्रिप्शन लेकर जो है अपना प्रैक्टिस स्टार्ट करना है। ये मोस्ट अफोर्डेबल मॉक टेस्ट है जो आपका नॉट ओनली, ऐसा नहीं कि 39 में आपको सिर्फ एक एग्जाम मिल रही है और कुछ ही दिनों के लिए मिल रहा है, आपको पूरा 365 डेज, मतलब कि पूरा आने वाला एक साल 39 रुपीज़ में ईच इन एवरी एग्जामिनेशन के लिए आप अपना प्रैक्टिस कर सकते हो। क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट को ऐसा होता है कि मैम प्रैक्टिस कहाँ से करें, काफ़ी स्टूडेंट का ऐसा होता है कि मैम हम नहीं ले सकते, इतना अफोर्डेबल नहीं है, हम हर एक एग्जाम के लिए अलग अलग मॉक ले क्या, इट इज़ नॉट पॉसिबल कि हर एक एग्जामिनेशन के लिए आप अलग अलग मॉक ले। तो ये सारे पॉइंट्स को ध्यान में रखते हो हमने एक ही सोल्यूशन आप सभी के सामने जो लाया है। आई होप आप सभी को ये जो सोल्यूशन हमने प्रोवाइड किया आप सभी को पसंद आएगा एंड आप ज़्यादा से ज़्यादा इसका बेनिफिट लोगे। सो इस टेस्ट पास को आज ही एनरोल कीजिए और अपना प्रिपरेशन जो है स्टार्ट कीजिए। ओके, आगे बढ़ते एक और चीज़ हम लोगों ने रिसेंटली जस्ट लॉन्च की फॉर द RRB स्टूडेंट्स जिनका अभी रिसेंटली एग्जामिनेशन है। प्रीलिम्स का एग्जामिनेशन तो बहुत ही ज़्यादा अभी आने वाले वीक में हो जाएगा सभी स्टूडेंट का। अब आफ्टर प्रीलिम्स आपको मेंस के लिए प्रिपरेशन करना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि IBPS RRB की मेंस के एग्जामिनेशन में जो है कंप्यूटर अवेयरनेस पूछा जाता है। ओके, और जो भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में कंप्यूटर अवेयरनेस पूछा जाता है उन सभी के लिए एक्चुअली ये इंपॉर्टेंट है। अगर आप कोई भी एग्जामिनेशन दे रहे हो और आपको पता है कि कंप्यूटर अवेयरनेस आपको आता है तो आपके लिए ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको कंप्लीटली अच्छी तरीके से अभी सुनना है। सो ये जो अपडेट है हम लोगों ने आप सभी की जो भी रिक्वेस्ट हमें
कॉन्जिक्यूटिवली आती रही, कंटिन्यूसली आती रही, वही रिक्वेस्ट को ध्यान में रखते हुए कुछ तो डिफरेंट प्रोडक्ट आपके लिए लॉन्च किया है। तो इसमें हम लोगों ने क्या किया है, एक ई बुक आप लोगों के लिए लॉन्च किए जिसमें 1100 प्लस ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जैसे एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं उसी टाइप के क्वेश्चंस को एक ई बुक जो है आप लोगों के लिए बनाई है। अब इस ई बुक से आपको कैसा प्रिपरेशन करना है, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि नहीं समझ आता कि कंप्यूटर अवेयरनेस का पढ़ाई कैसे करें। अब आपके पास जब आपका प्रीलिम्स हो जाता है तो मेंस के लिए काफ़ी समय है, तो आपको क्या करना है, इस ई बुक के माध्यम से आप 1100 प्लस ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जो कि एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस है, वो सारे क्वेश्चंस हम लोगों ने इस ई बुक में डाले हैं। इस ई बुक को आपको क्या करना है, रिवाइज करना स्टार्ट करना है। जब आपके क्वेश्चन सारे रिवाइज हो जाते हैं, आफ्टर दैट उसी के साथ जो क्वेश्चंस आप लोगों ने अभी रिवाइज किया अब आप उसको एनालाइज करोगे। बिकॉज हम लोग बहुत बार चीज़ें पढ़ लेते हैं बट उसके बाद हमें याद नहीं आता है। ये यूजुअली हमारे साथ एग्जामिनेशन में होता है कि हम लोगों ने प्रिपेयर तो कर लिया बट हमें याद नहीं आता है। तो उसी का सोल्यूशन हमने लाया है, तो उसी का हम लोगों ने मॉक टेस्ट बना दिया है। तो ये जो 1100 प्लस क्वेश्चन है उसके हम लोगों ने टोटल 12 मॉक बनाई है। एक मॉक में 100 क्वेश्चन रहेगा। जो आप लोगों ने रिवाइज किया उसका एनालाइज आपको करना है उसी मॉक टेस्ट को देके। तो आप क्या करोगे, वो पर्टिकुलर मॉक टेस्ट दोगे, फर्स्ट मॉक टेस्ट दोगे तो आपके 100 क्वेश्चंस कवर अप होंगे। स्टार्टिंग के जो 100 आपने पढ़े थे वो 100 आप जाके, जैसे अगर आप सपोज रोज पढ़ रहे हो, रोज अगर आपने टारगेट किया कि मैं 100 क्वेश्चन पढ़ता हूँ, आज मैंने 100 क्वेश्चन पढ़ा, जब मुझे समय मिलेगा नेक्स्ट डे मैं 100 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करूँगा। तो आपको क्या करना है, नेक्स्ट डे, वेरी नेक्स्ट डे वो आपको मॉक देनी है। ओके, अगर आप नेक्स्ट डे मॉक दे तो आपको ये एनालाइज करना है 100 में से मुझे कितने मार्क मिले। वहीं पे आपको पता चल जाएगा कि प्रीवियस डे में मेरे पढ़े हुए 100 क्वेश्चन मुझे कितने याद आए। ओके, सो इस तरीके से अगर आप प्रिपेयर करके जाते हो, ये 1100 क्वेश्चन अगर अपने आने वाले एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर कर लिया तो इट्स इनफ कि आपको एक अच्छा खासा स्कोर वो डेफिनेटली प्रोवाइड करवा के देगा। अच्छा खासा स्कोर, नो डाउट मैं फुल मार्क्स भी कह सकती हूँ, नो डाउट मैं ये भी कह सकती हूँ आपको काफ़ी अच्छा स्कोर मिल सकता है। लेकिन उसके लिए ऐसा है कि आपको ईच एंड एवरी क्वेश्चन, ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट समझना होगा। सो जैसे कि हम लोगों ने कोर्स लॉन्च किया है जिसके बारे में तो मैं इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करूँगी, वो कोर्स भी आपको पढ़ना है, उससे आपको कोर कॉन्सेप्ट समझना है। एंड उसके बाद आप ये ई बुक अगर लेते हो, ई बुक प्लस मॉक टेस्ट का ये जो कॉम्बो हम लोगों ने लॉन्च किया, अगर आप ये देखते हो तो ये आपको काफ़ी अच्छा प्रिपरेशन करवा के देगा आपकी आने वाली कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए। ओके, सो ये जो ई बुक है इसे आपको रिविजन करना है एंड आफ्टर दैट आप मॉक टेस्ट दे सकते हो एंड आप अपना प्रैक्टिस जो है वो अच्छी तरीके से थरली जो है कंप्यूटर अवेयरनेस का कर सकते हो। अगेन ये भी अगर आपको कॉम्बो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो तो आपको कैपिट्यूड्स का एप्लीकेशन आपके पास होना मस्ट है। तो एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए प्ले स्टोर से और मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक आपको प्रोवाइड करवा देती हूँ। एंड देन आप पेड कोर्स के टैब में जाके जो है इस कंप्यूटर अवेयरनेस की ई बुक एंड मॉक टेस्ट कॉम्बो ये जो हमने न्यूली लॉन्च किया है आप सभी के लिए बहुत इजी है। आप चाहो तो 11 to 12 डेज में भी कंप्यूटर अवेयरनेस का प्रिपरेशन कर सकते हो। हर दिन सिर्फ 100 क्वेश्चन पढ़ना है, नेक्स्ट डे 100 क्वेश्चन का प्रैक्टिस करना है, दैट्स इट। 12 डेज में आप एक कंप्यूटर अवेयरनेस आपको एक बहुत कंफर्टेबल हो जाएगा एंड कंप्यूटर अवेयरनेस आपको ईजी लगने लगेगा एंड आप काफ़ी सारे क्वेश्चन डेफिनेटली अटेम्प्ट कर पाओगे। ओके, सो इसे ज्वाइन करना है, ये भी काफ़ी अफोर्डेबल है, सिर्फ 199 रुपीज़ में है। आपको एक कूपन कोड इस्तेमाल करना रहेगा, दैट इज COM60। ओके, सो अभी हम लोग बढ़ते हैं आगे एंड न्यूज़ को कंटिन्यू करते हैं विच इज़ बैंकिंग एंड फाइनेंशियल रिलेटेड। इसी का पहला पॉइंट पढ़ते हैं। नेक्स्ट इज RBI imposes मॉनेटरी पेनाल्टी ऑन SBM बैंक। सो SBM बैंक जो इसके ऊपर मॉनेटरी पेनाल्टी लगाया गया, कितना रुपीज़ का लगाया गया वो ध्यान में रखना है, विच इज़ 88.70 लाख रुपीज़। ओके, नेक्स्ट इज GST कलेक्शन जो है वो 10% से रेज देखने मिला, दैट इज 1.73 लाख करोड़ इन मई मंथ। क्योंकि हम लोग जून का करंट अफेयर पढ़ रहे तो प्रीवियस मंथ का रहेगा, 10% से इंक्रीज रहेगा तो कितना रहेगा 1.73 लाख करोड़ रुपीज़। ओके, नेक्स्ट इज NPCI इंटरनेशनल साइंस पार्टनरशिप विद द RBI ऑफ पेरू टू इनेबल UPI पेमेंट्स। NPCI इंटरनेशनल ने क्या किया है, पार्टनरशिप किया है RBI ऑफ पेरू के साथ फॉर द UPI पेमेंट्स। डिफेंस मिनिस्ट्री साइन MOU विद द बैंक ऑफ इंडिया, कैनरा बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक टू ऑनबोर्ड देम एज अ सिस्टम फॉर पेंशन एडमिनिस्ट्रेशन रक्षा सर्विस सेंटर। तो डिफेंस मिनिस्ट्री ने क्या किया है, बैंक ऑफ इंडिया के साथ, कैनरा बैंक के साथ एंड सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया एंड दी उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक के साथ MOU साइन किया है फॉर द स्पर्स सर्विस सेंटर। ओके, इसका फुल फॉर्म ध्यान में रखना रहेगा, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट इज HDFC बैंक विल स्टॉप सेंडिंग SMS अलर्ट फॉर द UPI ट्रांजेक्शन अप टू ₹100 फ्रॉम जून 25। सो जून 25 के बाद से अगर HDFC बैंक के UPI ट्रांजेक्शन 100 रुपये तक के होंगे सो वो SMS अलर्ट जो है वो भेजेगा नहीं। ओके, एंड
इनकमिंग पेमेंट्स अगर 500 रुपये तक का आएगा तो उसका भी वो SMS अलर्ट नहीं भेजेगा। ऐसा किसने रिसेंटली अनाउंस किया? HDFC बैंक ने अनाउंस किया। HDFC बैंक की अगर हम बात करते हैं स्टार्टिंग की, तो फाउंड हुआ था 1994 में अगस्त मंथ में। हेडक्वार्टर मुंबई में है। MD CEO शशिधर जगदीशन है। चेयरमैन जो है दैट इज अटानु चक्रवर्ती। टैगलाइन है वी अंडरस्टैंड योर वर्ल्ड। ओके, नेक्स्ट न्यूज़ को देखते हैं। SBI लॉन्चेस SME डिजिटल बिजनेस लोन ऑफरिंग एंड टू एंड सैंक्शन टर्न अराउंड टाइम ऑफ अप टू 45 मिनट्स फॉर SMEs। सो SMEs के लिए SBI ने एक SME डिजिटल बिजनेस लोन जो है वो लॉन्च किया है स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के लिए, जिसके तहत 45 मिनट्स में जो है लोन सैंक्शन की प्रोसेस होगी वो की जाएगी। ओके, नेक्स्ट इज FIU imposes 1.66 करोड़ फाइन ऑन एक्सिस बैंक फॉर फेलिंग टू डिटेक्ट फ्रॉड NSD अकाउंट्स। सो यहाँ पे एक्सिस बैंक पे 1.66 करोड़ रुपीज़ का फाइन जो है वो इम्पोज किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट इज द सेंटर हैज़ इंट्रोड्यूस अ न्यू नंबरिंग सीरीज 160 फॉर making service or transaction calls to help citizens easily identify legitimate calls and curb unsolicited voice call from telemarketers using 10-digit mobile number. Currently 140 services has been allocated to telemarketers for making promotional service transaction voice calls. So देखिए यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, सेंट्रल ने न्यू नंबर जो है ये एक लाया है। ठीक है, अब जो उसके इनिशियल्स हो गए, जो टेली मार्केटर्स कॉल करते थे वो 140 से कॉल आते थे हमें, अब जो नंबर है वो चेंज हो चुका है विच इज़ 160 जिसका सीरीज रहेगा। ओके, नेक्स्ट इज RBI इम्पोजेस 36.38 लाख करोड़ ऑन द HSBC फॉर द फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट वायलेशन। सो RBI ने HSBC के ऊपर 38 लाख रुपीज़ का फाइन जो है वो इम्पोज किया है। HSBC का हेडक्वार्टर लंदन UK में है। चेयरमैन है मार्क टकर। ग्रुप चीफ एग्जीक्यूटिव है नोएल क्विन। ओके, नेक्स्ट न्यूज़ को कंटिन्यू करते हैं बैंकिंग फाइनेंशियल्स की। सो नेक्स्ट इज एक्सिस बैंक एक्वायर एडिशनल स्टेक इन मैक्स लाइफ इंश्योरेंस सब्सिडरी फॉर 336 करोड़ रुपीज़। सो एक्सिस बैंक ने क्या किया है, मैक्स लाइफ इंश्योरेंस का एडिशनल स्टेक जो है एक्वायर किया है 336 करोड़ रुपीज़ में। प्रीवियसली 19.02% था। ठीक है, स्टेक तो अब हुआ 19.66%। RBI हैज रिवोक्ड द लाइसेंस ऑफ पूर्वांचल कोऑपरेटिव बैंक लोकेटेड इन गाजीपुर उत्तर प्रदेश। तो ये जो पूर्वांचल कोऑपरेटिव बैंक है इसका लाइसेंस जो है RBI ने क्या किया है, रिवोक कर दिया, मतलब ही क्या कर दिया है, कैंसिल कर दिया है, जो कि गाजीपुर उत्तर प्रदेश की बैंक है। द बैंक ऑफ इंडिया हैज एक्वायर्ड 6.125 स्टेक इन क्लियरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड फॉर 6.125 करोड़ एमिंग टू एनहांस द स्ट्रेटेजिक प्रेजेंस इन अ गिफ्ट सिटी IFSC। सो बैंक ऑफ इंडिया ने यहाँ पे क्या किया है, IFSC का जो स्टेक है वो एक्वायर्ड किया है 6.125% का, और वो कितना रुपीज़ में किया है, वो रुपीज़ भी उतना ही है 6000.125 करोड़ रुपीज़। ओके, जितना परसेंट स्टेक लिया है उतना ही कहीं ना कहीं अमाउंट करोड़ रुपीज़ से उन्होंने उतना परसेंट स्टेक जो है वो अक्वायर किया है। नेक्स्ट इज किंग चार्ल्स 3 करेंसी नोट्स इंट्रोड्यूस इन UK में किंग चार्ल्स 3 की करेंसी नोट्स को इंट्रोड्यूस किया गया। वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना है। द बैंक ऑफ इंग्लैंड इज रिप्लेसिंग ओल्ड बैंक नोट फीचरिंग क्वीन एलिजाबेथ विद द न्यू वंस फीचरिंग किंग चार्ल्स 3। तो प्रीवियसली जो ओल्ड नोट्स के ऊपर जो थी वो क्वीन एलिजाबेथ थी, अब जो वो चेंज होगी टू किससे होने वाली है, न्यू फीचर होगा वहाँ पे किंग चार्ल्स 3 के साथ वो रिप्लेस की गई है। पीपल कैन एक्सचेंज देयर ओल्ड नोट्स फॉर द न्यू वंस अंटिल 30 जून विद द लिमिट ऑफ 300 यूरोज। सो 30 जून तक के जिनको नोट्स एक्सचेंज करवाना था वो करवा सकते थे, जिसका लिमिट था 300 यूरोज। ओके, UK सरपासेस चाइना टू बिकम अ 4th लार्जेस्ट एक्सपोर्ट मार्केट। UK ने चाइना को सरपास किया है टू बिकम इंडियाज 4th लार्जेस्ट एक्सपोर्ट मार्केट। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने फिर से कैंसिल किया है सिटी कोऑपरेटिव बैंक मुंबई बेस्ड बैंक का लाइसेंस। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के चेयरपर्सन जो है दिनेश कुमार खरा, ये 400 न्यू ब्रांचेस को अक्रॉस द इंडिया ओपन करने का एम जो है इन्होंने डिसाइड किया है 2024 से लेके 25 तक। ओके, सो यहाँ पे आपको ये ध्यान में रखना है ये 25 तक है, 2015 नहीं, 2024-25 का जो भी सेशन है उस दौरान उन्होंने ऐसा टारगेट किया कि वो 400 न्यू ब्रांचेस को ओपन करेंगे। ओके, देन RBI ग्रांट अ पेमेंट एग्रीगेटर लाइसेंस टू सब पैसा को पेमेंट एग्रीगेटर का लाइसेंस जो है वो RBI द्वारा दिया गया। ओके, उसका अप्रूवल उसे मिल चुका है। नेक्स्ट इज कर्नाटका विकास ग्रामीण बैंक गेट्स नेशनल अवार्ड फॉर द APY इम्प्लीमेंटेशन। सो यहाँ पे APY क्या होता है, अटल पेंशन योजना। सो यहाँ पे आपको पूछा जा सकता है कौन सी बैंक है जिसने रिसेंटली जो है नेशनल अवार्ड जो है वो जीता है, दैट इज कर्नाटका विकास ग्रामीण बैंक। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट इज ICICI बैंक मार्केट कैपिटलाइजेशन क्रॉस $100 बिलियन मार्क फॉर द फर्स्ट टाइम। पहली बार $100 बिलियन का जो मार्केट कैपिटल है वो ICICI बैंक ने क्या किया है, क्रॉस किया है। ये 6th इंडियन कंपनी बना है
जिसने $100 बिलियन का मार्केट कैप जो है वो क्रॉस किया है। एंड ICICI बैंक जो है वो सेकेंड लार्जेस्ट बैंक है इंडिया का, जिसने आफ्टर HDFC बैंक जो है इतना अमाउंट का मार्केट कैपिटलाइजेशन जो है वो क्रॉस किया है। ओके, ICICI बैंक की अगर मैं बात करूँ तो एस्टैब्लिश हुआ था 5 जनवरी 1994 में, हेडक्वार्टर है मुंबई में एंड MD हुए संदीप बख्शी। कोटक महिंद्रा बैंक ओपन्स एन अप्रॉक्सिमेटली 175 to 200 न्यू ब्रांचेस इन फाइनेंशियल ईयर 24-25। जैसे हम लोगों ने डिस्कस किया अभी SBI का कि वो न्यू ब्रांचेस अराउंड कितनी ब्रांचेस मैंने आपको बताई थी 400, ओके, कि वो ओपन करेगा 24-25 के सेशन में। उसी तरह कोटक महिंद्रा बैंक भी ऐसा प्लान कर रहा है कि वो अप्रॉक्सिमेटली 175 to 200 न्यू ब्रांचेस जो है वो फाइनेंशियल ईयर 24-25 में ओपन करेगा। कोटक महिंद्रा बैंक फाउंड हुआ था 1985 में, मुंबई महाराष्ट्र इसका हेडक्वार्टर है। MD है अशोक वासवानी, टैगलाइन है लेट्स मेक द मनी सिंपल। Last is BharatPe, a leading fintech company in India, announced that it has collaborated with the Invest India to promote digital financial inclusion and digital financial literacy across one district, one product, producers and sellers across ODOP district in India. So BharatPe जो है ये कोलैबोरेट कर रहा है इन्वेस्ट इंडिया के साथ, जिसके तहत मिलकर ये डिजिटल फाइनेंशियल लिटरेसी को क्या कर रहा है और भी ज़्यादा प्रमोट कर रहे हैं अक्रॉस द ODOP, प्रोड्यूसर एंड सेलर अक्रॉस द ODOP डिस्ट्रिक्ट्स इन इंडिया। ओके, सो यहाँ पे हमारा बैंकिंग एंड फाइनेंशियल कवर अप होता है। मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट कैटेगरी विच इज स्पोर्ट्स। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट न्यूज़। Bernardine Bezuidenhout retired from international cricket. She played cricket for South Africa and New Zealand. So ये जो है इन्हें इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट ले ली है, इन्होंने प्ले किया था साउथ अफ्रीका एंड न्यूजीलैंड के लिए, ठीक है। नेक्स्ट इज इंडिया बैटर केदार जाधव जो है इन्होंने भी रिटायरमेंट घोषित किया है। नामीबिया के जो स्टार है डेविस लुइस, इन्होंने भी रिटायरमेंट लिया इंटरनेशनल क्रिकेट से। ट्रेंट बोल्ट जो है इन्होंने भी इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट लिया है। सो सम रिटायरमेंट रिलेटेड न्यूज़ यहाँ पे है जो कि आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि हम लोग जून मंथ की बात करें तो आप सभी को ये भी पता होना चाहिए कि यहाँ पे जो रिटायरमेंट हुआ वो विराट कोहली का भी हुआ है, रोहित शर्मा का भी हुआ है। T20 इंटरनेशनल क्रिकेट से इन्होंने भी रिटायरमेंट लिया है। एट दी सेम टाइम रविंद्र जडेजा जो है इन्होंने भी T20 इंटरनेशनल से रिटायरमेंट लिया है। तो ये तीनों प्लेयर्स का भी आपको ध्यान में रखना रहेगा। नेक्स्ट इज इंग्लैंड्स ब्रेडन कार से बैंक फॉर 3 years फॉर बेटिंग वायलेशन। सो ये जो इंग्लैंड के ब्रेडन है इन्हें 3 महीने के लिए बैन कर दिया गया है। इंडियाज DP मानू विंस गोल्ड इन जावलिन थ्रो एट तैवान एथलेटिक ओपन 2024। सो तैवान एथलेटिक ओपन जो है 2024 का, इसमें जावलिन थ्रोवर इंडिया की जो DP मानू है इन्होंने गोल्ड मेडल हासिल किया है। टोटल इंडिया ने 7 मेडल्स जीते हैं, जिसमें 3 गोल्ड है, 3 सिल्वर है एंड 1 ब्रॉन्ज मेडल। ओके, तन्वी शर्मा बैग्स द वुमेन सिंगल टाइटल ऑफ बॉर्न इंटरनेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट। सो बॉर्न इंटरनेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट में वुमेन सिंगल का टाइटल जो है वो तन्वी शर्मा ने जीता है। द स्पेनिश फुटबॉल जायंट रियल मैड्रिड डिफीट Borussia's Dortmund, the German football club 2-0 in the final to win the 2023-24 UEFA चैम्पियन लीग फॉर द 15th टाइम। सो अगर आपको पूछा गया कि UEFA का चैम्पियन लीग 15वीं बार किसने जीता है, दैट इज़ रियल मैड्रिड। रियल मैड्रिड ने जो है बोरुसिया को हराकर जो है ये टूर्नामेंट जो है 15th टाइम जो है वो जीत लिया है, जो कि कहाँ पर हुआ, वेम्बले इंग्लैंड में हुआ। ओके, आर्म रेसलिंग सेट टू बी इंक्लूडेड इन अपकमिंग एशिया यूथ पैरा गेम्स। सो आर्म रेसलिंग जो है वो एशियन यूथ पैरा गेम्स में इंक्लूड किया जाएगा। जब भी अपकमिंग इवेंट रहेगा तो उसमें आर्म रेसलिंग को भी इंक्लूड किया गया है। श्रुति बोरा बिकम द फर्स्ट इंडियन राइडर टू विन अ 3-star ग्रैंड प्रिक्स इवेंट। श्रुति बोरा जो है वो पहली इंडियन राइडर है जिन्होंने 3-star ग्रैंड प्रिक्स इवेंट में जीत हासिल की है। MotoGP इंडिया विल बी हेल्ड इन बुद्धा सर्किट, ग्रेटर नोएडा, गौतम बुद्ध नगर फ्रॉम 25 to 26। सो MotoGP जो है वो कहाँ पे होने वाला है, फ्रॉम 25 से 29 में होने वाला है, और कहाँ पे होने वाला है, ग्रेटर नोएडा में होने वाला है। सुमित नागपाल विंस 6th ATP चैलेंजर टेनिस टाइटल। सौरभ शर्मा स्ट्राइक अ 2 गोल्ड इन वर्ल्ड पैरा एथलेटिक ग्रैंड प्रिक्स। पूजा तोमर मेड अ हिस्ट्री एज अ फर्स्ट इंडियन टू विन द फ्लाइट in the Ultimate Fighting Championship, defeat Brazil's Rani dos Santos at UFC Louisville 2024. Hailing from Muzaffarnagar, UP, Pooja had already broken a new ground last year by becoming the first Indian woman to secure UFC contract. So यहाँ पे सिंपल सी बात है, यहाँ पे आपको ये ध्यान में रखना है कि पूजा तोमर जो है वो इंडिया से बिलोंग करती है, जिसने जीत हासिल की है इन द UFC Louisville 2024 में, और ये मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश से बिलोंग करती है, और ये ऐसी पहली फर्स्ट इंडियन बनी है जिन्होंने UFC में फाइट किया है। ओके, नेक्स्ट इज मैक्स वर्स्टैपन ने कैनेडियन एंड स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स दोनों जीते हैं। इंडिया क्लिंच 11 मेडल एट द अंडर 17 एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप इन अमन। ठीक है, इंडिया ने 11 मेडल जीता है अंडर 17 जो चैंपियनशिप हुआ अमन में एशियन रेसलिंग का, इसमें जिसमें 4 गोल्ड है, 2 सिल्वर एंड 5 ब्रॉन्ज मेडल है। 43rd वर्ल्ड मेडिकल एंड हेल्थ गेम्स इन सेंट ट्रोपेज फ्रांस। सो 43rd मेडिकल वर्ल्ड मेडिकल एंड हेल्थ गेम्स जो हुए दैट इज़ इन फ्रांस, और इसमें जो है लेफ्टिनेंट कॉलोनल संजीव मलिक
Magistrate Anish George, Captain Stephen Sebastian, and Captain Dania James collectively secure a record-breaking 32 medals comprising 19 gold, 9 silver and 4 bronze. ओके, सो ये जो गेम्स हुए मेडिकल एंड हेल्थ गेम्स हुए ये फ्रांस में हुए, जिसमें जो इंडिविजुअल्स बताए मैंने उन इंडिविजुअल्स में टोटल 32 मेडल्स जो है वो जीते हैं, जिसमें 19 गोल्ड है, 9 सिल्वर है एंड 4 ब्रॉन्ज मेडल है. ओके, नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं स्पोर्ट्स में. तो फ्रेंच ओपन टाइटल जो है वो रिसेंटली हुआ. ओके, जिसमें मेन सिंगल्स में किसने जीता हासिल किए, विमेन में किसने जीता है, मेन डबल्स किसने जीता है, विमेन्स डबल किसने जीता है, मिक्स डबल्स किसने जीता है, ये मैंने कंप्लीट चीज़ें यहाँ पे मेंशन की है. सो मेन सिंगल की बात की जाए तो कार्लोस जो है वो स्पेन से बिलोंग करते हैं, उन्होंने जीत हासिल किए. अब रनर अप भी वहाँ पे मेंशन किया हुआ है कि काफ़ी बार क्वेश्चन जो अगर डेप्थ में पूछा गया तो वैसे ही पूछा जाता है. तो रनर अप रहे अलेक्जेंडर जो कि जर्मनी से बिलोंग करते हैं. विमेन सिंगल में इगा स्वेटेक जो है इन्होंने जीत हासिल की जो पोलैंड से बिलोंग करती है, एंड रनर अप रही जैस्मिन. नेक्स्ट विमेंस डबल्स की अगर बात की जाए तो मार्सेलो एंड मेट जो है इन दोनों ने विमेंस डबल्स में जीत हासिल की है, एंड रनर अप रहे सिमोने एंड एंड्रिया. ओके, नेक्स्ट इज विमेंस डबल की बात करें तो कोको एंड कैटरीना जो है वो विमेंस डबल्स में जीत हासिल की है, एंड इसमें रनर अप रही सारा एंड जैस्मिन. ओके, एंड मिक्स डबल्स की बात की जाए तो लॉरा एंड योडॉट जो है इन्होंने जीत हासिल किया है, रनर अप रहे डिजेरे एंड नील जो है वो रहे रनर अप. ओके, सो यहाँ पे मेनली आपको मेन सिंगल्स ध्यान में रखना है जो कि कार्लोस अल्कराज ने जीता है जो कि स्पेन से बिलोंग करते हैं. देन विमेन सिंगल भी ध्यान में रखना है, इगा स्वेटेक जो कि पोलैंड से बिलोंग करती है. मेंस डबल्स एंड विमेंस डबल्स का सिर्फ जो विनर्स है उनको ध्यान में रखिए. अगर आप सारी चीज़ें नहीं ध्यान पे रख पा रहे हो सो जो इंपॉर्टेंट वन है वो आपको मेंस सिंगल्स विमेन सिंगल्स पूरा ध्यान में रखना है, एंड मेंस डबल्स एंड विमेंस डबल में अगर आप विनर्स भी ध्यान में रखना है तो इट्स ओके. ओके, नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं स्पोर्ट्स कैटेगरी को ही. इंडियाज दिव्या देशमुख हैज वॉन द वर्ल्ड जूनियर चेस गर्ल्स चेस चैंपियनशिप आफ्टर बीटिंग Bulgaria's Beloslava Krastava in the final round at the Gift City Club in गांधीनगर गुजरात. तो वर्ल्ड जूनियर गर्ल्स चेस चैंपियनशिप जो है वो गुजरात के गांधीनगर में हुआ, जहाँ पे इंडिया की दिव्या देशमुख जो है उन्होंने जीत हासिल की है. Okay, next is arm wrestling. The Indian contingent has clinched a total of 7 medals including 1 gold, 6 bronze at the Asian Championship 2024 in Tashkent, Uzbekistan. तो आर्म रेसलिंग चैंपियनशिप जो हुआ एशियन चैंपियनशिप दैट इज इन ताशकेंट उज्बेकिस्तान में हुआ, जहाँ पे टोटल 7 मेडल्स इंडिया ने जीते जिसमें 1 गोल्ड है और 6 ब्रॉन्ज मेडल है. लवलीना बोर्गोहेन सिक्योर सिल्वर मेडल इन द ग्रैंड प्रिक्स 2024 कॉम्पिटिशन हेल्ड इन शेज रिपब्लिक. सो ये जो ग्रैंड प्रिक्स 2024 का कॉम्पिटिशन हुआ ये शेज रिपब्लिक में हुआ, जहाँ पे लवलीना जो है इन्होंने सिल्वर मेडल जो है वो जीता है. 2024 कोपा अमेरिका फुटबॉल टूर्नामेंट जो हुआ वो यूएसए में स्टार्ट हुआ. गुडाकेश मोटे ऑफ द West Indies as the ICC Men's Player of the Month for the May 2024, and in the women category, Chameri Athapattu of Sri Lanka has been named as ICC Women Player of the Month फॉर द मे 2024. सो यहाँ पे मे के जो प्लेयर ऑफ द मंथ है मेंस एंड वुमेन्स दोनों कैटेगरी दोनों भी दिए हुए हैं. गुडाकेश मोटे जो मेंस से बिलोंग करते हैं एंड चारमरी जो है वो विमेन से बिलोंग करती है. ओके, सो नेक्स्ट इज सरबजोत सिंह विंस गोल्ड मेडल इन 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट एट ISSF WC विमेन्स 50 मीटर राइफल इन 3 पोजिशंस. स्पेशलिस्ट स्विफ्ट कोर समरा वन ब्रॉन्ज मेडल इन ISSF वर्ल्ड कप राइफल पिस्टल इन म्यूनिक. सो म्यूनिक में जो ISSF का वर्ल्ड कप हुआ राइफल पिस्टल इवेंट में उसमें जो है सरबजीत सिंह जो है उन्होंने गोल्ड मेडल जीता है, एंड स्विफ्ट कोर समरा जो है इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है. ओके, नेक्स्ट इज वर्ल्ड एथलेटिक्स फाइंस 5-year ब्रॉडकास्टिंग सर्विस डील विद द टाटा कम्युनिकेशन. सो टाटा कम्युनिकेशंस के साथ मिलकर जो है वर्ल्ड एथलेटिक्स ने 5 साल का ब्रॉडकास्टिंग सर्विस डील जो है वो साइन किया है. ओके, नेक्स्ट कैटेगरी इज अवार्ड, जहाँ पे हमारा स्पोर्ट्स कंप्लीट होता है. अवार्ड्स का सबसे पहला देखते हैं. गोल्डन थ्रेड बैग्स द प्रेस्टिजियस गोल्डन कोंच अवार्ड एट 18th MIFF 2024. अभी मैंने आप सभी को बताया था कि गोल्डन कोंच अवार्ड जिन्हें जीता है वही क्लोजिंग फिल्म रहेगी, तो गोल्डन कोंच अवार्ड मिला है गोल्डन थ्रेड को. ओके, नेक्स्ट इज THDC विंस PSU लीडरशिप अवार्ड फॉर द डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन एक्सीलेंस. THDC जो है इसने PSU लीडरशिप अवार्ड जो है वो जीता है फॉर द डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन एक्सीलेंस. डून स्कूल श्रीनगर ने जीता है प्रेस्टिजियस अवार्ड एट इंडो नॉर्वे इंटरनेशनल एजुकेशन समिट. डॉक्टर उषा ठाकुर रिसीव प्रेस्टिजियस 12th विश्व हिंदी सम्मान. वाइल्ड लाइफ फिल्म मेकर सुबिह नालामथु ऑनर विद द V शांतारमण लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड. ओके, ये वाइल्ड लाइफ फिल्म मेकर है सुबिह नालामथु जिन्होंने V शांतारमण लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जो है उससे उनको सम्मानित किया गया. अवार्ड म्यूजियम इन मेमोरी ऑफ गुजरात अर्थक्वेक विक्टिम लिस्टेड फॉर यूनेस्को प्रिक्स वर्सले अवार्ड. Sanjana Thakur, a 26-year-old writer from Mumbai, won the 2024 Commonwealth Short Story Prize for her story Aishwarya Rai. Thakur is the third Indian to win the prize after the Kritika Pandey won it in 2020 for her story The Great Indian Tea and Snakes.
एंड पाराशर कुलकर्णी इन 2016 फॉर द काउ एंड कंपनी। सो देखिए यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, जो मैंने आपको बताया कि यूनेस्को प्रिक्स वर्सली अवार्ड, इसके ऊपर भी क्वेश्चन हम लोगों ने कल डिस्कस किया था। मतलब कि मैंने जो सेशन आपको पढ़ाया था जून करंट अफेयर्स का, जिसमें हम लोगों ने एमसीक्यू पढ़ा था, उसमें मैंने वो प्लेस का भी नाम आपको बताया है। आपको आई होप आप सभी को पता होगा, अगर पता होगा तो ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि वो कौन सी प्लेस है जिसको यूनेस्को की प्रिक्स वर्सले अवार्ड में इंक्लूड किया गया है। टोटल वो 7 प्लेसेस थी जिसको इंक्लूड किया गया, जिसमें से एक इंडियन प्लेस भी है और वो गुजरात की है, तो उसका नाम मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। एंड नेक्स्ट पॉइंट जो हमने पढ़ा अबाउट संजना ठाकुर, ये 26 साल की है, जो कि मुंबई से बिलोंग करती है। इन्हें 2024 का कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी प्राइज जो है वो दिया गया। इनकी स्टोरी ऐश्वर्या राय के लिए। ये तीसरी इंडियन है जिन्हें ये प्राइज दिया गया है आफ्टर कृतिका पांडे एंड पाराशर कुलकर्णी। सो कृतिका पांडे को 2020 में दिया गया था उनकी स्टोरी द ग्रेट इंडियन टीज एंड स्नेक के लिए, एंड पाराशर कुलकर्णी को 2016 में दिया गया था फॉर द काउ एंड कंपनी, इसके लिए। ओके, GRSE wins a Sustainable Governance Champion Award. CB honor with the Best Conduct of the Business Regulator Award by the Asian Banker. CDOT wins the United Nations WSIS 2024 Prize Champion Award for the Disaster Resilience Technology. Then है सिद्धलिंगा पटना शेट्टी wins the गोडलेप्पा हलिकरी Award 2024. ठीक है, सो ये जो सिद्धलिंगा पटना शेट्टी है, इन्होंने गुडलेप्पा हालीकेरी अवार्ड 2024 जो है वो जीता है। नेक्स्ट इज नारसिंह एंड रोहिणी लोखंडे विंस दिलीप बोस लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। Valiant Sabih named EY World Entrepreneur of the Year 2024. Mumbai Super Cop Krishna Prakash honored with the Hindi Sahitya Bharati Award. Sania Malhotra wins Mrs. Triumph at the New York Indian Film Festival. Vinod गंत्रा कॉन्फर्ड नेल्सन मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना, ये अवार्ड मोस्टली पूछा जाता है। ओके, वैसे मैं देखो सारी चीज़ें आपको जो भी इंपॉर्टेंट अवार्ड्स है वो सारे मैंने कवर अप किए। अब देखिए ये न्यूज़ ऐसी है कि मैं लिटरली आपको एक रेड करके बता रही हूँ, बिकॉज इसमें पढ़ाने जैसा कुछ नहीं है। एक पर्टिकुलर इंसान का नाम है, उसे वो अवार्ड दिया गया। जैसे कि हम लोग बात करें नारसिंह एंड रोहिणी लोखंडे, इन दोनों को जो है दिलीप बोस लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया, तो ये आपको ध्यान में रखना रहेगा। ठीक है, जैसे वेलियन जो है इन्हें EY वर्ल्ड एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर जो है उसके लिए उनका नाम दिया गया। ओके, उसी तरह सानिया मल्होत्रा जो है वो मिसेस ट्रायम्फ रही एट द न्यूयॉर्क इंडियन फिल्म फेस्टिवल। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी रहेगी। ओके, सो उसी तरह विनोद गनत्रा जो है इन्हें नेल्सन मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जो है उससे सम्मानित किया गया। इसी के साथ एक और पॉइंट जो है नेक्स्ट वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसेज इन बेंगलुरु हैज़ बीन अवार्डेड विद द नेल्सन मंडेला अवार्ड फॉर द हेल्थ प्रमोशन फॉर 2024 बाय द WHO। ओके, सो ये ध्यान में रखना है आपको कि जो बेंगलुरु का NIMHANS जो है इसको अवार्ड दिया गया है विद द नेल्सन मंडेला अवार्ड फॉर द हेल्थ प्रमोशन फॉर द ईयर 2024। ओके, ये जो नेल्सन मंडेला अवार्ड हेल्थ प्रमोशन है ये एस्टैब्लिश हुआ था WHO द्वारा 2019 में, जो कि रिकग्नाइज करता है इंडिविजुअल्स को, इंस्टीट्यूशंस को, गवर्नमेंटल और नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन को दैट हैव डेमोन्स्ट्रेटेड रिमार्केबल कॉन्ट्रीब्यूशन टू दी हेल्थ प्रमोशन। ओके, सो उन्हें ये अवार्ड दिया जाता है। तो ये बेंगलुरु के ये जो इंस्टीट्यूट है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरोसाइंस, उसे ये अवार्ड दिया गया, ध्यान में रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देन है Trident wins third consecutive Databricks Retail and CPG Partner of the Year award, and last one is Indian American Bruhat Soma wins Scripps National Spelling Bee। ओके, सो ये कुछ इंपॉर्टेंट अवार्ड्स थे जो कि आपको विद देयर रिप्रेजेंटेटिव आपको ध्यान में रखना रहेगा। नेक्स्ट कैटेगरी इज अपॉइंटमेंट्स, जिसमें फर्स्ट स्लाइड में हम लोगों ने जो भी इंटरनेशनल अपॉइंटमेंट्स हुई है, चाहे वो प्रेसिडेंट हो, चाहे वो PM हो, या फिर कोई भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी सेक्रेटरीज की हो, कोई भी चेयरपर्सन की अपॉइंटमेंट हो, वो सारी कवर अप की है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो। देखिए अगेन अपॉइंटमेंट भी एक ऐसा टॉपिक है जहाँ पे एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल को एक पर्टिकुलर एंटिटी के लिए, ऑर्गेनाइजेशन के लिए, कंपनी के लिए अपॉइंट किया जाता है। तो अगेन ये ऐसी कैटेगरी है कि जो आपको ध्यान में रखनी रहती है। ओके, सो यहाँ पे भी आपको सारी अपॉइंटमेंट्स ध्यान में रखनी है, क्योंकि हमें नहीं पता कौन सी पर्टिकुलर अपॉइंटमेंट पूछी जाएंगी। ओके, सो यहाँ पे जितनी भी अपॉइंटमेंट्स मैंने आपको दी है वो सारी ध्यान में रखनी है। कुछ अपॉइंटमेंट्स हम लोग डिस्कस करेंगे, बाकी सारी आपको ई-बुक प्रोवाइड की जा रही है। ठीक है, इसका ई-बुक मैंने कम्प्लीटली अपलोड कर रखा है, सो आप ई-बुक में कम्प्लीटली रिविजन कर सकते हो। सो कुछ अपॉइंटमेंट्स हम लोग देख सकते हैं। सबसे पहले है पहली वीमेन प्रेसिडेंट बनी है मैक्सिको की क्लॉडिया, ये ध्यान में रखना है आपको। देन आइसलैंड के प्रेसिडेंट इलेक्ट हुए हाला थॉमस डॉटर। ओके, ये एक बिजनेस वुमेन है जो कि आइसलैंड के प्रेसिडेंट बनी है। नेक्स्ट इज शेख सबाह अपॉइंटेड एज अ न्यू क्राउन प्रिंस ऑफ कुवैत। देन है प्रेसिडेंट ऑफ कैमरून की बात की जाए तो फिलिमोन यांग जो है वो प्रेसिडेंट बने हैं कैमरून के। लेफ्टिनेंट जनरल वॉकर उज ज़मैन बने हैं आर्मी चीफ ऑफ बांग्लादेश। देन साइरिल रामाफोसा सेकेंड साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट जो है वो अपॉइंट हुए हैं। स्लोवाकिया के न्यू प्रेसिडेंट बने हैं पीटर पेलेग्रिनी। डॉक्टर हेलेन मैरी
Roberts, serving the Pakistan Army Medical Corps, has made a history by becoming the first women from the Christian and minority community to achieve the rank of ब्रिगेडियर इन द मुस्लिम मेजोरिटी कंट्री. ओके, सो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपको डेफिनेटली एग्जामिनेशन में पूछने के चांसेस हाई है, ये आपको ध्यान में रखना है. यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि डॉक्टर हेलन मैरी जो है ये अपॉइंट की गई है एंड ये बनी है पहली विमेन जो कि क्रिश्चियन एंड माइनॉरिटी कम्युनिटी बिलोंग करती है एंड ये पाकिस्तान की आर्मी की मेडिकल कॉप की जो है उन्हें वो सर्व करेगी और यहाँ पे वो सर्व करने वाली ऐसी पहली महिला बनी है. ओके, इसलिए ये आपको ध्यान में रखना रहेगा, डॉक्टर हेलन मैरी रॉबर्ट. ओके, नेक्स्ट इज मार्क रूटे अपॉइंटेड एज अ न्यू सेक्रेटरी जनरल ऑफ नाटो. इंडिया की फर्स्ट विमेन परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव जो थी रुचिरा कंबोज रिटायर्ड हुई है आफ्टर 35 years ऑफ सर्विस ड्यूरिंग विच शी सर्व एज अ इंडियन एनवॉय इन भूटान, साउथ अफ्रीका एंड यूनेस्को. ओके, सो ये कुछ इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल अपॉइंटमेंट्स थी हम लोगों ने डिस्कस की. अभी हम लोग बढ़ते आगे. सो बीएल के अपॉइंट हुए हैं न्यू चेयरमैन एंड एमडी दैट इज मनोज जैन. ओके, इन्होंने सक्सीड किया है भानु प्रकाश श्रीवास्तव को. Next is the government of India has appointed Atul Kumar Chaudhary as a new secretary of the Telecom Regulatory Authority of India initially for the period of 2 years. So 2 सालों के लिए अतुल कुमार चौधरी को जो है TRAI के जो है न्यू सेक्रेटरी अपॉइंट किया गया है. ओके, एंड इन्होंने सक्सेड किया है वी रघुनंदन को. नेक्स्ट इज HDFC एर्गो जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड हैज अपॉइंटेड अनुज त्यागी एज अ न्यू MD एंड CEO. ओके, इन्होंने सक्सेड किया है रितेश कुमार को. एंड नेक्स्ट इज अखिल गुप्ता, ये बने हैं न्यू चेयरमैन ऑफ भारतीय एक्सेल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी. एंड अगेन इसी के साथ साथ 2 न्यू बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को भी अपॉइंट किया गया विच इज दिनेश कुमार मित्तल एंड वी रंगनाथन. ओके, सो ये 2 न्यू बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को भी अपॉइंट किया गया है. नेक्स्ट अपॉइंटमेंट को ही कंटिन्यू करते हैं तो अजीत डोभाल जो है वो फिर से दी अपॉइंट किए गए एज अ NSA नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर एंड PK मिश्रा जो है वो इन्हें भी कंटिन्यू किया गया एज अ प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू PM मोदी. ओके, देन तपर कुमार डेका जो इन्हें 1 ईयर का एक्सटेंशन मिला है एज अ IB चीफ. देन आदित्य बिरला AMC रिअपॉइंटेड A बाला सुब्रमण्यम एज MD चीफ फॉर द 3 years. तो हम लोगों ने ये कुछ रीअपॉइंटमेंट्स देखी. ओके, नेक्स्ट इज इंडियन बिलियन ज्वेलर एसोसिएशन के VP बने हैं, वाइस प्रेसिडेंट बने हैं अक्षा मोहित कंबोज. ओके, कपिल देव बिकम्स द न्यू चीफ ऑफ इंडियन गोल्फ, ये भी आपको ध्यान में रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट. नवीन चंद्र झा जो बने हैं MDC ऑफ द SBI जनरल इंश्योरेंस. डॉक्टर कपिल दुआ अपॉइंटेड एज अ प्रेसिडेंट ऑफ द एशियन एसोसिएशन ऑफ हेयर रिस्टोरेशन सर्जन. JWEC अपॉइंट्स Suzdon Group's Girish Tanti as a new chairman. Ajit Kumar KK appointed as MDC of Dhanlakshmi Bank. Paytm names ex-SEBI official Rajiv Agarwal as a non-executive independent director. Sudhakar Rao Papa appointed as a director at BSNL and Brinal Das appointed as a director in Department of the Consumer Affairs. Okay, so again अपॉइंटमेंट्स को कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट पेज पे. सो नेक्स्ट वन इज गिरिजा सुब्रमण्यम अपॉइंट एज अ CMD ऑफ न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी. दीनदयाल पोर्ट के न्यू चेयरपर्सन अपॉइंट हुए सुशील कुमार सिंह. देन कैश फ्री पेमेंट्स अपॉइंट किया अभय होता एज अ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर. राकेश मोहन जोशी अपॉइंटेड एज अ वाइस चांसलर ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड. समीर बंसल अपॉइंटेड एज अ CEO ऑफ द PNB मेट लाइफ. Kamal Kishore Sohn takes over as a DG of Employee State Insurance Corporation. Rajpriya Singh has been appointed as a director in the Department of the Rural Development under the Ministry of Rural Development. Distillery Limota appointed Aditya Kumar. Distillery Limota appoints Aditya Roy Kapoor as a brand ambassador. PV Sindhu becomes brand ambassador for the Green Day Better Nutrition. So last 2 जो थी that is brand ambassador. So Aditya Roy Kapoor बने हैं Distillery के and PV Sindhu बनी है Green Day Better Nutrition की. ठीक है, सो यहाँ पे ये 2 एम्बेसडर्स थे और बाकी सारी जो थी वो अपॉइंटमेंट्स थी. नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं अपॉइंटमेंट्स को. अपॉइंटमेंट्स बहुत ही सिंपल होता है, जैसे कि मैंने आप बताया है आपको ये सारी अपॉइंटमेंट्स ध्यान में रखनी रहेगी. ओके, नेक्स्ट इज FICCI अपॉइंट्स ज्योति विज एज अ न्यू डायरेक्टर जनरल. IRDA हैज अप्रूव्ड द अपॉइंटमेंट ऑफ द संदीप बत्रा एज अ चेयरमैन ऑफ ICICI Prudential. ओके, next is Deputy NSA Vikram Misri to be the new Foreign Secretary. Sub-Lieutenant Anamika B. Rajiv become the Indian Navy's first women helicopter pilot. ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है. जो अनामिका बी राजीव है ये इंडिया की नेवी की पहली विमेन हेलीकॉप्टर पायलट जो है वो बनी है. सो ये आपको ध्यान में रखना रहेगा. देन Lieutenant General उपेंद्र द्विवेदी has been appointed as a new next Chief of Army Staff. He will take charge from the 30th of June and the present Chief of Army Staff is Manoj C. Pandey will demit office on 30th of June. देखिए ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट है. न्यू चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ अपॉइंट हुए हैं उपेंद्र द्विवेदी, ये आपको ध्यान में रखना है. और इन्होंने सक्सेड किया है मोहन सी पांडे को. ओके, एंड लेफ्टिनेंट जनरल NS राजा सुब्रमण्यम इज सेट टू बी द नेक्स्ट वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ. ये नेक्स्ट वाइस चीफ बने हैं आर्मी स्टाफ के. कौन? लेफ्टिनेंट जनरल NS राजा सुब्रमण्यम.
ओके, ये आपको ध्यान में रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इन्होंने सक्सीड किया है लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी को। समझ आया? जो उपेंद्र द्विवेदी है वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बने हैं, ये वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे, एंड इनके जगह पर जो न्यू बने हैं दैट इज लेफ्टिनेंट जनरल NS राजा सुब्रमणी। ओके, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो अभी 3 चीजें बताई मैंने, अनामिका वाली, उपेंद्र द्विवेदी एंड राजा सुब्रमणी, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आपको डेफिनेटली देखने मिल सकती है, तो ये आपको ध्यान में रखना रहेगा। IRS इंद्रपाल सिंह बिंद्रा हैज बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू सेक्रेटरी ऑफ द कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया एंड इन्होंने सक्सीड किया है अनुपमा आनंद को। ओके, सो यहाँ पे हमारी अपॉइंटमेंट्स कंप्लीट होती है, इवन दो जैसे कि मैंने कहा कि मैं कुछ अपॉइंटमेंट्स को कवर अप करवाऊंगी, कुछ नहीं, बट स्टिल मैंने सारी अपॉइंटमेंट्स एक बार आप लोगों के साथ रिवाइज कर ली। आई होप इसी तरीके से आप सभी को भी पढ़ना है। रिपीटेटिवली टाइम्स अगर आप पढ़ते हो तो डेफिनेटली ध्यान में आ जाता है। याद नहीं करना है कोई भी चीज़, रिपीटेटिव टाइम्स अगर हम रिविजन करते हैं तो ऑटोमेटिकली चीज़ें जो है वो रिकॉल हो जाती है। ओके, सो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कैटेगरी इज डिफेंस। डिफेंस में पहला आता है तरंग शक्ति। सो तरंग शक्ति क्या है? ये इंडियन एयरफोर्स का एक मल्टीनेशनल एयर एक्सरसाइज है जो कि अगस्त में हेल्ड किया जाएगा, मतलब कि ये अगस्त मंथ में होगा। देन 8th एडिशन ऑफ जापान इंडिया मैरिटाइम एक्सरसाइज जिमेक्स जो है वो योकोसुका जापान में जो है स्टार्ट हुआ। नेक्स्ट इज उपेंद्र द्विवेदी लॉन्चेस जनरेटर ट्रैकिंग प्रोटेक्शन एंड कंट्रोल सिस्टम विद्युत रक्षक। सो उपेंद्र द्विवेदी इज व्हाट आर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, जिन्होंने लॉन्च किया है जनरेटर ट्रैकिंग प्रोटेक्शन एंड कंट्रोल सिस्टम जिसका नाम है विद्युत रक्षक। Okay, DRDO successfully flight test the Rudram 2 air-to-surface missile from Su-30 Mk1 platform of the Indian Air Force in Odisha. Rudra 2 is an indigenously developed solid-propelled air launch missile system which meant air-to-surface role to neutralize many types of enemy assets. सबसे पहले तो आपको ये ध्यान में रखना है कि रुद्रा M2 ये मिसाइल कैसा है? एयर टू सरफेस मिसाइल है, क्योंकि इस पर भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सो ये जो DRDO द्वारा टेस्ट किया गया है, ओके, ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट इज DRDO के चेयरमैन जो है समीर V कामत, इनको 1 साल का एक्सटेंशन मिल गया है। आने वाले 1 साल तक ये क्या रहेंगे? DRDO के चेयरमैन रहेंगे टिल May 31, 2025। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की यहाँ पे बात की जा रही है, तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है राजनाथ सिंह, मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट है अजय भाट एंड डिफेंस सेक्रेटरी है गिरिधर अरमानी। एंड DRDO एस्टैब्लिश होता 1958 में, न्यू दिल्ली का हेडक्वार्टर है, चेयरमैन है डॉक्टर समीर V कामत जिनको 1 ईयर का एक्सटेंशन मिल चुका है। सो नेक्स्ट कैटेगरी की ओर बढ़ते हैं विच इज साइंस। साइंस में पहला पॉइंट आता है इसरो एंड विप्रो 3D हैव कोलैबोरेटली डेवलप एंड टेस्टेड अ 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन PS4 फॉर इंडियाज पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल शोकेसिंग एडवांसमेंट इन एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी। इसरो implemented design for additive manufacturing technique to redesign the conventionally manufactured PS4 engine. So यहाँ पे क्या बोला जा रहा है? इसरो एंड विप्रो 3D ये दोनों मिलकर जो है एक PS4 ये जो इंजन है ये 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन है, इसको वो डेवलप करेंगे, टेस्ट करेंगे। ओके, सो ये जो PS4 इंजन है इसे क्या किया जा रहा है? रिडिज़ाइन किया जा रहा है, मैन्युफैक्चर किया जा रहा है, एंड इसमें जो टेक्निक इस्तेमाल होगी विच इज़ डिज़ाइन फॉर एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग टेक्निक को ध्यान में रख के जो है इसे बनाया जाएगा, मतलब कि रीमैन्युफैक्चर किया जाएगा, रिडिज़ाइन किया जाएगा। ओके, सो इसी के लिए इसरो ने विप्रो 3D के साथ क्या किया है? कोलैबोरेशन किया है, ये आपको ध्यान में रखना रहेगा। नेक्स्ट इज रशियन कॉस्मोनॉट जो है वो पहले बने हैं जिन्होंने 1000 दिन जो है स्पेस में बिताए। ओके, सो ये आपको ध्यान में रखना रहेगा, वेरी इंपॉर्टेंट। द रशियन कॉस्मोनॉट ओलेग कोनोनिको who currently works at the International Space Station has booked a record of 1000 days for the first time in the world in terms of the total space flight duration. He surpassed the previous record of 878 days, 11 hours, 29 minutes and 48 seconds set by the Russian Gennady Padalka in 15. So 15 में Gennady Padalka ये भी रशियन थे, इन्होंने 878 डेज ऑलरेडी वहाँ पर बिताए थे। इनका रिकॉर्ड जो है उनके द्वारा ओलेग के द्वारा तोड़ा गया। इन्होंने टोटल 1000 दिन जो है वो वहाँ पर स्पेंड किए है स्पेस में। ओके, सो इनका नाम आपको ध्यान में रखना रहेगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बढ़ते आगे बढ़ने से पहले यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि फ्रेशली एक न्यूली लॉन्च कोर्स है, दैट इज सुपर MCQ कोर्स जो कि कंप्यूटर अवेयरनेस के लिए हम लोगों ने लॉन्च किया है। आप सभी के अपकमिंग एग्जामिनेशन IBPS RRB PO क्लर्क एंड जो भी एग्जामिनेशन जिसमें कंप्यूटर अवेयरनेस पूछा जाता है उन सभी एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसमें बेस्ट 1000 MCQs कवर किए जाएंगे एज पर एग्जैक्टली पेपर पैटर्न, जो कि कंप्लीटली कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स होने वाला है। डिटेल में आपको सारे सेशंस पढ़ाए जाएंगे, ईच एंड एवरी टॉपिक को कवर अप किया जाएगा। अगर आप ये कोर्स ज्वाइन करते हो तो आपका कंप्लीटली कंप्यूटर अवेयरनेस का प्रिपरेशन हो जाएगा फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशन। इसे ज्वाइन करने के लिए आपको कैपिट्यूज का एप्लीकेशन डाउनलोड करना है एंड डाउनलोड करने के बाद लेटेस्ट पेड कोर्स का एक टैब है, उसमें जाके आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। इस कोर्स को ज्वाइन कीजिए और अपना प्रिपरेशन स्टार्ट कीजिए। सो आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोग रीजनिंग को पढ़ना चाहते हो तो रीजनिंग का एक स्पेशल कोर्स जो है वो हमने लॉन्च किया है, जिसमें
आपका कंप्लीट लॉजिकल रीजनिंग कवर अप होता है, जिसमें स्पेशल फोकस सिटिंग अरेंजमेंट एंड पजल को है, क्योंकि अगर आप कोई बैंकिंग एग्जामिनेशन देते हो तो आप सभी को पता है सिटिंग अरेंजमेंट पजल आपके प्रीलिम्स में एंड मेंस में दोनों में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। सो वहाँ पे आपको बेसिक से लेके एक मॉडरेट से लेके डिफिकल्ट लेवल तक की सारी सिटिंग अरेंजमेंट एंड पजल को कवर अप करवाया है एंड उसको सॉल्व करने का एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी आपको एक्सप्लेन किया गया है। सो आप ये रीजनिंग के कोर्स से कंप्लीट लॉजिकल रीजनिंग प्रिपेयर कर सकते हो। आपके सारे के सारे टॉपिक्स इसमें पढ़ाए गए हैं, कंप्लीटली रिकॉर्डेड कोर्स है, 24/7 अवेलेबल है। जितना भी सिलेबस है एज पर एग्जैक्टली IBPS पैटर्न जो है इसमें पढ़ाया गया है। तो इस कोर्स को अगर आपको ज्वाइन करना है तो अगेन आप एप्लीकेशन से इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। फर्स्टली आप सभी के पास कैपिट्यूज का एप्लीकेशन होना इज़ मैंडेटरी, आपको इंस्टॉल करना है एंड इंस्टॉल करने के बाद आपको कोर्स ज्वाइन करना है तो आप रीजनिंग का भी कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होगा आपकी प्रीलिम्स मेंस दोनों एग्जामिनेशंस के लिए। ओके, इसी के साथ साथ एप्टीट्यूड का भी एक कोर्स लॉन्च कर रखा है, जिसमें कंप्लीटली 35+ आवर्स का एक इंटरैक्टिव वीडियो रिकॉर्डेड सेशंस आपको प्रोवाइड किए गए हैं, जिसमें बेसिक से लेके एडवांस सारा सिलेबस कवर्ड है, जिसमें सारे शॉर्ट ट्रिक्स, इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज, इंपॉर्टेंट ट्रिक्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एज पर एग्जैक्टली पेपर पैटर्न जो कि एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं वो सारे क्वेश्चंस आपको पढ़ाए गए हैं। ठीक है, रिविजन्स के लिए आपको ई बुक्स प्रोवाइड की गई है, इसमें सारी आपकी शॉर्ट ट्रिक्स, कॉन्सेप्ट, थ्योरी सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इस कोर्स को डिज़ाइन किया गया है। सो आप अगर एप्टीट्यूड भी हमसे पढ़ना चाहते हो तो ज़रूर आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। बहुत ही अफोर्डेबल रेट्स में सारे कोर्सेज हम लोगों ने आपको प्रोवाइड किए। एक बार अगर आप ज्वाइन करते हो तो आपको मल्टीपल डेटा, सिस्टमैटिक डेटा, क्योंकि आप सभी को पता है अगर आप करंट अफेयर्स के सेशन देखते हो तो आपको कितना सिस्टमैटिक डेटा प्रोवाइड किया जाता है एंड कॉम्प्रिहेंसिवली प्रोवाइड किया जाता है, कभी उसमें कोई शॉर्टकट नहीं होती है। इसी तरीके से अगर आप हमारा कोई भी कोर्स ज्वाइन करते हो, कोई भी कोर्स एनरोल करते हो तो आपको कभी ये चीज़ की क्वेरी नहीं आएगी कि आपको कहीं शॉर्टकट नज़र आ रहा है या फिर कोई चीज़ शॉर्टकट में पढ़ाई जा रही है या फिर आपका डेटा आपको कंप्लीटली प्रोवाइड नहीं किया जा रहा है। आपको जितने टॉपिक्स एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं वो सारे आपको मिलेंगे, चाहे आप कोई भी कोर्स उठाइए एंड एग्जैक्टली पेपर पैटर्न आपको जो भी सिलेबस है वो सारा आपका कवर करवाया जाएगा। तो आप ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा ये सारे कोर्सेज को और अपना प्रिपरेशन जो है वो सिस्टमैटिक वे में कीजिएगा, कॉम्प्रिहेंसिवली कीजिएगा। ओके, सो स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट कैटेगरी की ओर एंड नेक्स्ट कैटेगरी होने वाली है हमारी इंपॉर्टेंट डेज। इंपॉर्टेंट डेज में आप सभी को पता है कि मैं सारे इंपॉर्टेंट मंथ के डेज जो है वो कवर अप करवा देती हूँ विद देयर थीम्स। तो थीम ध्यान में रखना भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जामिनेशन में पूछी जाती है। ओके, सो यहाँ पे आप देख पा रहे होगे 1 to 16 जून के कवर अप है। सो 1 जून को मनाया जाता है ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स, देन 1 जून को अगेन वर्ल्ड मिल्क डे मनाया जाता है, 2 जून को तेलंगाना फॉर्मेशन डे मनाया जाता है, 3 जून को वर्ल्ड बाइसिकल डे मनाया जाता है, 5 जून इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट विच इज वर्ल्ड एनवायरमेंट डे, जिसका थीम था लैंड रिस्टोरेशन, डेजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट रिसाइलेंस। ओके, ये ध्यान में रखना रहेगा। देन नेक्स्ट इज वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे विच इज ऑन 7 जून मनाया जाता है। वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर जो कि 12 जून को मनाया जाता है। ओके, देन वर्ल्ड एल्डर अब्यूज अवेयरनेस डे जो कि 15 जून को मनाया जाता है। इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिली रेमिटेंसेस जो कि 16 जून को मनाया जाता है। सारे डेज जो है वो इंपॉर्टेंट होते हैं। अगेन आप एक बार रिवीजन तो करना ही होगा आपको ई बुक प्रोवाइड की जा रही है तो आप उससे कंप्लीट रिवीजन कर सकते हो। तो अच्छी तरीके से आप सारे डेज को एक बार पढ़ लीजिएगा, लेकिन आपको कुछ डेज जो इंपॉर्टेंट होते हैं जो मैं आपको स्पेशली बताती हूँ वो अच्छी तरीके से ध्यान में रखना विद देयर थीम। ओके, सो वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे हम लोगों ने देखा जैसे कि जो कि 7 जून को मनाया जाता है, जिसका थीम है फूड सेफ्टी प्रिपेयर फॉर द अनएक्सपेक्टेड। 8 जून को वर्ल्ड ओशन डे मनाया जाता है, जिसका थीम था अवेकन न्यू डेप्थ। ओके, एंड सो ऑन। ओके, नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग अगर आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे 17 जून से लेके 30 जून तक के इंपॉर्टेंट डेज को कवर अप किया गया है। सो सबसे पहले अगर यहाँ पे इंपॉर्टेंट डे देखें तो वर्ल्ड रेफ्यूजी डे जो कि 20 जून को मनाया जाता है। ओके, इंटरनेशनल डे ऑफ योगा इज ऑन 21 जून, जिसका थीम था योगा फॉर सेल्फ एंड सोसाइटी। देन वर्ल्ड हाइड्रोग्राफी डे जो कि 21 जून को मनाया जाता है। इंटरनेशनल ओलंपिक डे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट 23 जून को मनाया जाता है। लेट्स मूव एंड सेलिब्रेट इस साल का थीम है। इंटरनेशनल डे ऑफ विमेन इन डिप्लोमेसी जो कि 24 जून को मनाया जाता है, जिसका थीम था विमेन्स लीडरशिप इन मल्टीलैटरल डिप्लोमेसी। ओके, एमएसएमई डे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट 27 जून को मनाया जाता है, थीम था एमएसएमई एंड द एसडीजीज। ओके, देन आता है इंटरनेशनल स्टैटिस्टिक्स डे 29 जून को मनाया जाता है। वर्ल्ड एस्ट्रोनॉट डे जो 30 जून को मनाया जाता है एंड इंटरनेशनल डे ऑफ पार्लियामेंटिज्म ये भी 30 जून को मनाया जाता है, जिसका थीम था पार्लियामेंट्री डिप्लोमेसी बिल्डिंग ब्रिजेस फॉर पीस एंड अंडरटेकिंग्स। ओके, सो ये कुछ इंपॉर्टेंट डेज थे जो कि आपको कंप्लीटली रिवाइज करना है, कंप्लीटली ध्यान में रखना है फॉर योर एग्जामिनेशन। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज बुक्स एंड ऑथर। बुक्स एंड ऑथर में आलिया भट्ट लॉन्चेस चिल्ड्रन बुक द एडवेंचर ऑफ एडममा
एड फाइंड्स अ होम। ये बुक जो है आलिया भट्ट द्वारा लॉन्च किया गया है एंड इसका इलस्ट्रेशन किया गया है तन्वी भट्ट द्वारा। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, पूछा जा सकता है कि इलस्ट्रेशन किसके द्वारा किया गया, तो तन्वी भट्ट ने किया है। ओके, नेक्स्ट इज महाराष्ट्र के गवर्नर जो है श्री रमेश बैस ने रिलीज़ किया है बुक गेटवे टू द सी, सॉरी 2 टाइम्स हुआ है, गेटवे टू द सी हिस्टोरिक पोर्ट्स एंड डॉक्स ऑफ द मुंबई रीजन। ओके, सो ये जो महाराष्ट्र के गवर्नर थे श्री रमेश बैस, उनके द्वारा ये रिलीज़ किया गया। रिसेंटली अगर मैं आज बात करूं तो आप सभी को पता है रिसेंटली महाराष्ट्र के गवर्नर जो है वो न्यूली अपॉइंट हुए, कौन बने हैं मुझे जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। नेक्स्ट इज आर अश्विन अनविल द ऑटोबायोग्राफी टाइटल आई हैव द स्ट्रीट अ कुटी क्रिकेट स्टोरी। आर अश्विन जो है इन्होंने एक ऑटोबायोग्राफी खुद का रिलीज़ किया है जिसका नाम है आई हैव द स्ट्रीट अ कुटी क्रिकेट स्टोरी। अ बुक टाइटल फ्लाई ऑन द आरबीआई वॉल ऑथर बाय द अल्पना किलावाला। बिल गेट्स अनविल अ सोर्स कोड माय बिगिनिंग्स अ मेमोir रिवीलिंग हिज रिमार्केबल जर्नी। सो बिल गेट्स ने एक सोर्स कोड जो है ये उनका खुद का स्टोरी जो है उनका एक रिमार्केबल जर्नी जो रहा बचपन से वो उन्होंने इसमें अनवेल किया है। ठीक है, सो ये सारी इंपॉर्टेंट बुक्स आप ध्यान में रख सकते हो। लास्ट कैटेगरी इज ओब्यूचेरी जिसमें फर्स्ट वन इज डिस्टिंग्विश्ड इंडियन वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशनिस्ट एंड बायोलॉजिस्ट असीर जवार थॉमस जॉनसन ऑल्सो नोन एज AGT जॉनसन पास अवे। ओके, सो AGT जॉनसन जो इनका हाल ही में निधन हुआ, ये एक इंडियन वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशनिस्ट थे एंड बायोलॉजिस्ट थे। इनको 4th हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड पद्मश्री जो है वो भी दिया गया। ओके, नेक्स्ट इज सरोद मेस्ट्रो राजीव तारानाथ, इनका भी हाल ही में निधन हुआ, ये भी पद्मश्री अवार्डी रिसिपेंट है। इनको 2019 में पद्मश्री अवार्ड जो है वो दिया गया है। ही इज़ ऑल्सो ऑनर विद द सेंट्रल संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड, स्टेट संगीत विद्वन अवार्ड, देन चौथी अवार्ड कन्नड़ा राज्योत्सव अवार्ड गिवन बाय द कर्नाटका स्टेट गवर्नमेंट अमंग दी अदर्स। ओके, ये एक सरोद मेस्ट्रो मतलब कि एक म्यूजिशियन थे जिसे हम लोग कह सकते हैं, तो सरोद ये प्ले करते थे। ओके, नेक्स्ट इज फ्रैंक कार्टर डकवर्थ एंड इंग्लिश statistician and co-inventor of Duckworth-Lewis-Stern method passes away. So फ्रैंक कार्टर डकवर्थ जो थे ये एक इंग्लिश स्टैटिस्टिशियन थे। ठीक है, इन्होंने DLS सिस्टम जो होता है इसका इन्वेंट किया था, को इन्वेंटर थे ये उसके। सो इनका हाल ही में निधन हुआ है। ये जो DLS सिस्टम होता है ये क्या होता है, एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन होता है। Okay, so DLS method invented by the Frank Duckworth and Tony Lewis is a mathematical calculation to calculate the target score where the rain interrupt the match. जब भी मैच रेन की वजह से इंटरप्ट हो जाता है तो उसका टारगेट स्कोर जो कैलकुलेशन करना होता है कि अगर बारिश नहीं रुकी या फिर रुकती है तो जो कम स्कोर किया जाता है या फिर जो भी चीज़ें की जाती है उसका जो मैथमेटिकल कैलकुलेशन होता है दैट इज DLS मेथड। तो उसका इन्वेंशन किया गया था फ्रैंक डकवर्थ, इनके साथ टॉनी लेविस ने मिलकर जो है इन दोनों ने इन्वेंट किया था। सो ये को इन्वेंटर थे। ओके, सो ये आपको ध्यान में रखना रहेगा, वेरी इंपॉर्टेंट। और DLS का फुल फॉर्म क्या होता है, डकवर्थ लेविस्टन मेथड। नेक्स्ट इज प्रोफेसर CV चंद्रशेखर, रिनाउंड भरतनाट्यम डांसर एंड द पद्मभूषण अवार्डी हैज पास अवे। सो CV चंद्रशेखर जो है कि भरतनाट्यम डांसर थे, ये भी पद्मभूषण अवार्डी थे। ओके, जिनको पद्मभूषण अवार्ड जो है 2011 में दिया गया था एंड इन्होंने यूपी संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड 1978 में जीता, गुजरात नृत्य नाटक अकेडमी अवार्ड जो है 1988 में जीता एंड कालिदास सम्मान 2008 में जीता है। ओके, देन है रामोजी राव जो रामोजी फिल्म सिटी के फाउंडर है, उनका भी हाल ही में निधन हुआ है। ठीक है, ये ETV नेटवर्क के भी हेड थे। मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन ऑनररी प्रेसिडेंट अमोल काले, इनका भी हाल ही में निधन हुआ। डिस्टिंग्विश फुटबॉल कोच TK चाटूनी, इनका हाल ही में निधन हुआ है, ये एक फुटबॉल कोच रह चुके हैं। उड़ीसा के जो गवर्नर है फॉर्मर उड़ीसा गवर्नर मुरलीधर चंद्रकांत भंडारे, इनका भी हाल ही में निधन हुआ है एंड फॉर्मर इंडियन पेसर डेविड जॉनसन, इनका भी हाल ही में निधन हुआ है। सो पर्टिकुलर एंटिटी विद देयर उनका जो भी रिकॉग्निशन था वो आपको ध्यान में रखना रहेगा। कुछ अवार्ड्स अगर उन्होंने जीते तो कौन से ईयर में जीते वो ध्यान में रखना रहेगा, या फिर उन्होंने कौन सा अवार्ड पास्ट जीता है, ये सारी चीज़ें आपको अच्छी तरीके से डिटेल में ध्यान में रखनी रहेगी। सो यहाँ पे अब हमारा जो उनका करंट अफेयर्स जो है वो कंप्लीट होता है। आई होप आप सभी ने पार्ट 1 एंड पार्ट 2 कंप्लीटली देखा होगा। अगर आप दोनों सेशन कंप्लीटली देखते हो तब आप कह सकते हो कि थरली आपने एक जून मंथ का करंट अफेयर जो है वो प्रिपेयर किया है। ओके, सो यहाँ पे हमारा सेशन कंप्लीट होता है। आप सभी को कहना चाहूँगी अगर आपको आज का सेशन पसंद आया तो अपने ज़्यादा फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर करना है। एंड लास्टली एक और चीज़ कहना चाहूँगी, अगर आप डेली करंट अफेयर्स पढ़ना चाहते हो आपको टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना है, बिकॉज टेलीग्राम चैनल पे हम लोग डेली करंट अफेयर्स जो है वो प्रोवाइड करवाते हैं फॉर योर डेली रिविजन। ओके, एंड इसी के साथ साथ डेली प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी प्रोवाइड किए जाते हैं, रीजनिंग मैथमेटिक्स के इंपॉर्टेंट डेली क्विज को भी कवर अप किया जाता है, सारी अपडेट्स को भी शेयर किया जाता है। तो टेलीग्राम चैनल जो है वो सभी को ज्वाइन करना है अगर अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो। ओके, सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। अगर आज का सेशन पसंद आया तो अपने ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। इन बिटवीन जो भी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन जो भी अपडेट्स आप लोगों के साथ शेयर की जाती है कि हम लोगों ने जो भी लॉन्च किया है या फिर जो भी
चीज़ें आपको समझाई जाती है वो सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखती हैं एंड अकॉर्डिंगली अपना प्रिपरेशन करना है एंड अकॉर्डिंगली सारे कोर्सेज़ को अगर आप ज्वाइन करते हो तो अपना प्रिपरेशन काफ़ी अच्छी तरीके से हो सकता है। तो सारे कोर्सेज़ को ज्वाइन करना है। टेस्ट पास को तो ज्वाइन करना ना भूलिएगा बिकॉज ओनली 39 रुपीज़ का है, जिसमें आप साल भर कोई भी एग्जामिनेशन के लिए अपनी मॉक टेस्ट जो है वो दे सकते हो। सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट सेशन। अपकमिंग सेशन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन को प्रेस कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे।